जब हमारे विद्यालय के अंदर विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं होती है, विभिन्न प्रकार के बच्चों का अपन टेस्ट लेते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक 360 डिग्री या फिर बच्चे का सर्वांगीण विकास करने के लिए। हाँ जी, नमस्कार, आप सबका आज फिर से ऑनलाइन सारथी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका मेज़बान हरीश जानी और आपके लिए लेकर आया हूँ आज टॉपिक नंबर 4 आपके जो शिक्षण अभिरुचि का है, जिसका नाम है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो देखिए, जैसा इसका नाम है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है कंटिन्यूज एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन। देखिए, अपन बात करते हैं सबसे पहले कि सीसीई का मतलब क्या होता है, इसे क्या कहा जाता है, सतत का मतलब क्या है, व्यापक का मतलब क्या है और मूल्यांकन को क्या कहा जाता है और किस तरह से इसकी अपन परिभाषा देख सकते हैं। फिर इसके अंदर बात आती है कि रियल के अंदर सीसीई लागू करने कहाँ कहाँ हमें सरकार की जरूरत पड़ी। जब हमारे विद्यालय के अंदर विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं होती है, विभिन्न प्रकार के बच्चों का अपन टेस्ट लेते हैं, उस टेस्ट होने के फलस्वरूप या टेस्ट होने के कारण भी हम लोग क्या करते हैं कि फिर भी हमें सीसी लागू करने की जरूरत कहाँ पड़ी और क्यों पड़ी। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे कि हमारे सीसी लागू करने के पीछे किस किस तरह का माहौल रहा था, या फिर कैसा कैसा उसका क्या रहा था लैंडस्केप, या फिर उसका किस तरह से मैनेजमेंट सिस्टम रहा था। क्या हमने एनईपी के अंदर बात की, या फिर हमने एनसीएफ के बारे में बात की, या फिर हम आरटी के अंदर की, या फिर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 उसके अंदर बात की, किस तरह से की। और फिर अपन डिस्कस करेंगे कि इस रियल के अंदर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती है, इसका महत्व क्या होता है, और अपने विद्यालय के अंदर किस तरह से हम मूल्यांकन करते हैं, कौन कौन सी मूल्यांकन विधियों का प्रयोग करते हैं और हमें क्यों करनी चाहिए, कौन सी क्लास तक क्या करते हैं। ठीक है, तो अपना एक छोटा सा टॉपिक है और जिसके अंदर आपके लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आपके बीएसटीसी और पीटीटी के अंदर आते हैं। और अपने आपके रीट के अंदर भी ये टॉपिक है, चाहे रीट हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे फिर सेकेंड ग्रेड हो, जो आपके साइकोलॉजी के अंदर टॉपिक आता है जिसे बोलते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो देखिए, अपन सबसे पहले शुरू करते हैं कि सर सतत का मतलब क्या होता है। तो देखिए, जैसा कि आपके पीछे लिखा हुआ कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, और ये आपकी क्लास नंबर 6 रहने वाली है। तो देखिए, आपका बिना समय खराब किए बिना मैं सीधा आपको ले चलता हूँ टॉपिक के अंदर, और टॉपिक का नाम है आपके सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। देखिए, सतत को इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूज, कंटिन्यूज एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन, इसको बोलते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। देखिए, जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। देखो, सबसे पहले अपना वर्ड अदर से बोलते हैं सतत। क्या बोलते हैं अपन? सतत। देखिए, सतत, सतत को बोलते हैं अपन निरंतर। क्या बोलते हैं? निरंतर रूप से जो भी काम हो रहा, निरंतर रूप से, निरंतर, या फिर एक प्रक्रिया के अंदर जो निरंतर रूप से काम हो रहा है, या फिर एक ही गति के अंदर एक ही रुचि प्रवाह के साथ जो काम हो रहा है, उसे अपन क्या बोलते हैं? सतत है। और व्यापक को बोलते हैं विस्तृत दायरा। क्या बोलते हैं अपन? विस्तृत। कोई चीज विस्तृत है, विस्तृत, या फिर इसका मैं दूसरा नाम बोलूँ, किसी भी चीज़ का बड़ा रूप, किसी भी चीज़ का कौन सा रूप है आपका? बड़ा रूप है, उसे अपन क्या बोलते हैं? व्यापक बोलते हैं। और मूल्यांकन का मतलब होता है मूल्य प्लस अंकन। दो शब्द से बना है, पहला शब्द है मूल्य और दूसरा आपका अंकन। मूल्य प्लस अंकन अर्थात मूल्यांकन, इसके अंदर कौन सी संधि होती है? इसके अंदर आपकी होती है कौन सी? दीर्घ संधि होती है। और मूल्य प्लस अंकन का मतलब होता है मूल्य को दर्शाना। क्या होना? मूल्य को दर्शाना। अंकन का मतलब क्या होता है? दर्शाना या फिर अंकित करना। मूल्य को दर्शाना या फिर मूल्य को क्या करना? अंकित करना। अब सर अंकित आप कहाँ करोगे? तो देखो, सीधा समझो, पहला शब्द आ रहा है आपका सतत है। देखो, सतत का मतलब होता है निरंतर रूप से चलने वाला, और व्यापक का मतलब इस तरह का मूल्यांकन जो आपके शैक्षिक प्लस सशैक्षिक अर्थात आपके ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों रूपों का सम्मिलित रूप से मूल्यांकन करने वाला, ऐसा आपका मूल्यांकन जो सतत अर्थात निरंतर रूप से चलने वाला और बच्चे के पूरे सर्वांगीण विकास अर्थात बच्चे के 360 डिग्री का विकास करने वाला ऐसा मूल्यांकन जो निरंतर रूप से वर्ष पर्यंत चलता है, उसे क्या कहा जाता है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इस तरह का मूल्यांकन जो वर्ष पर या फिर हर रोज एक ही गति के अंदर सतत रूप से और निरंतर रूप से बच्चे के शैक्षिक प्लस सशैक्षिक अर्थात बच्चे के भावात्मक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, या फिर बच्चे का संज्ञानात्मक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सारे पक्षों का मूल्यांकन करने वाला, अर्थात बच्चे की औपचारिक शिक्षा के साथ अनौपचारिक रूप से शिक्षा के ओर मूल्यांकन करने वाला जो भी आपका टॉपिक, उसको बोलते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। या मैं सीधे बात कहूँ कि बच्चे का वर्ष पर बच्चे ने विद्यालय के अंदर क्या क्या किया, उस बच्चे का वर्ष भर के अंदर बच्चे ने क्या क्या किस किस खेल में भूमिका ली, या बच्चे ने कौन कौन से न्यूज़पेपर में रुचि ली, क्या बच्चा संगीत के अंदर अच्छा है, क्या बच्चा खेल के अंदर अच्छा है। विभिन्न प्रकार की बच्चे की जो रुचियाँ है, सभी रुचियों को पढ़ाई के साथ में ध्यान रखते हुए अर्थात बच्चे की औपचारिक प्लस अनौपचारिक शिक्षा को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से बच्चे का मूल्य दर्शाते हैं कि इस बच्चे के मान के चलो विज्ञान में 10 में से 4 नंबर आए, लेकिन बच्चे ने विज्ञान के साथ साथ बच्चे ने संगीत के अंदर भाग लिया,
वो भी बच्चे का साथ दर्शाना, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अर्थात इस तरह का मूल्यांकन जो बच्चे के सभी व्यवहारों के या व्यवहार के सभी पक्षों का मूल्यांकन करे, उसे क्या कहते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। जब बच्चा विद्यालय के अंदर आया, मान के चलो आपके विद्यालय के अंदर बच्चा आया क्लास नंबर 4 के अंदर, आप वहाँ गुरुजी या फिर मैडम है, आपने बच्चों को पढ़ाया कि बच्चों इस तरह से आपको पढ़ना है, लेकिन बच्चे का आपने प्रथम परख लिया और प्रथम परख लेके आपने ये बता दिया कि बच्चे के मेरे विज्ञान के अंदर या फिर बच्चे के गणित के अंदर 10 में से 6 नंबर आए। ये आपने उसका क्या कर दिया, आपने उसका मूल्य अंकित कर दिया कि बच्चे के गणित के अंदर 10 में से 6 नंबर, आपने उस बच्चे का मूल्य अंकित कर दिया। लेकिन मूल्य अंकित करने के फलस्वरूप आपने उसका व्यापक मूल्यांकन नहीं किया। व्यापक मतलब आप उसके साथ में ये भी लिखो कि बच्चे के 10 में से 6 गणित में नंबर तो आए, लेकिन गणित में नंबर आने के बावजूद या उसके उपरांत भी बच्चा साहित्य में बच्चा अच्छा है, बच्चा खेल कूद में बच्चा है, बच्चे का प्रिय फल अच्छा है, ये इसका प्रिय फल है, या फिर बच्चा गणित की विभिन्न प्रकार की संक्रियाओं के अंदर, बच्चा गणित की गुणनखंड के अंदर, बच्चा गणित के भाग प्रक्रिया के अंदर बच्चा अच्छा है। अर्थात कहने का मतलब अच्छा है कि आप बच्चे को 10 में से 6 नंबर करके आप बच्चे का मूल्यांकन नहीं कर सकते। अर्थात बच्चे का आप विभिन्न प्रकार के व्यवहार के सभी पक्षों का, जिसे बोलते हैं संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक, तीनों प्रकार के बच्चों का पक्षों का मूल्यांकन करने के बाद जो आप बच्चों का मूल्य अंकित करते हैं, उसे कहते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। बात समझे कि बच्चा वर्ष पर्यंत अपनी कक्षा के अंदर क्या कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, कोई शरीर के अपने शरीर के द्वारा होने वाली क्रियाएं, चाहे वो शैक्षिक हो, चाहे अशैक्षिक हो, या फिर औपचारिक हो, चाहे अनौपचारिक हो, उन सारी पक्षों को ध्यान में रखते हुए बच्चे का वर्ष प्रत निरंतर प्रत आप बच्चे का जिस तरह से मूल्यांकन करते हैं, उसे कहते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। बात समझ में आगे नहीं भूलोगे कि सर ऐसा मूल्यांकन एक तो जो सतत निरंतर रूप से चले, वर्ष पर्यंत चले, और जो बच्चे का विस्तृत या बड़ा रूप, अर्थात मैं कहूँ ऐसा मूल्यांकन जो बच्चे के व्यवहार के सभी पक्षों का, बच्चे के व्यवहार के सभी पक्षों का मूल्यांकन करे। और सभी पक्ष कौन से पक्ष, आपके कौन से, कि सर एक पक्ष तो जो बच्चे का संज्ञानात्मक हो, जो बच्चे के विभिन्न प्रकार के मानसिक प्रक्रिया का हो, एक सर बच्चे का भावात्मक हो, और एक सर बच्चे का क्रियात्मक हो। इन तीनों रूपों का जो सम्मिलित रूप से मूल्यांकन करता है, मूल्यांकन करने के बाद उसका अंकित करना, उसको दर्शाना कि बच्चे की इस तरह से है, उसको अपन बोलते हैं क्या, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, बात समझ में आई नहीं भूलोगे। क्वेश्चन आ सकता है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है, 4 ऑप्शन देंगे। देखो सतत का मतलब होता है निरंतर रूप से वर्ष पर्यंत, जो आप क्लास के अंदर या वर्ष पर्यंत आपके शैक्षिक वर्ष के अंदर स्कूल में क्या क्या चल रहा है। और व्यापक का मतलब होता है बच्चे का सिर्फ आप 10 में से 6 नंबर दे रहे हो, वो बच्चे का मूल्यांकन नहीं है। आपको ये भी बताना है कि बच्चे का प्रिय खेल कौन सा है, बच्चे का प्रिय फल कौन सा है, बच्चे की प्रिय पुस्तक कौन सी है, बच्चे की प्रिय साहित्य में किस में रुचि है, इस प्रकार को दर्शाना, अर्थात बच्चे के सभी प्रकार के व्यवहार के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना, कौन सा आपको सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ये आपकी छोटी सी एक परिभाषा, आपको समझने का दायरा समझना होगा। अर्थात मैं फिर कह रहा हूँ कि बच्चे का वर्ष भर बच्चे ने विद्यालय के अंदर किस किस प्रकार की क्रियाएं की पढ़ने के अलावा, क्या बच्चा खेलने के अंदर अच्छा है, क्या बच्चा साहित्य के अंदर अच्छा है, बच्चा किस किस के अंदर अपना दिमाग की उपज को और बढ़ा रहा है, या बच्चा किस चीज़ के अंदर क्रिएटिविटी कर रहा है, उसी सभी प्रकार के मूल्यों को शिक्षक अपने अवलोकन के द्वारा या फिर अपने निरीक्षण के द्वारा उस बच्चे के कार्ड के अंदर अंकित करता है कि मैंने बच्चे को साहित्य के अंदर ये पुस्तक पढ़ते हुए देखा, बच्चा गीत गाने में अच्छा है, बच्चा खेलने में अच्छा है, बच्चा दौड़ने के अंदर अच्छा है। उन विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं या विभिन्न प्रकार के व्यवहारों को एक मूल्य के अंदर उनको मूल्य देना, अर्थात उनकी वैल्यू बताना, वैल्यू बताने के बाद उनको अंकित करना, अर्थात किसी कार्ड के अंदर लिखना कि बच्चे ने वर्ष भर या बच्चे ने सतत रूप से इस तरह का प्रदर्शन किया, उसे कहते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपकी सतत और व्यापक मूल्यांकन की परिभाषा आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, लेकिन फिर सरकार ने बात की कि चलो ये तो ठीक है, बच्चे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कर रहे हैं, लेकिन अपने को इसके लिए सतत व्यापक मूल्यांकन की हमारे राजस्थान के अंदर क्यों जरूरत पड़ी और जरूरत पड़ने के क्या क्या पीछे कारण थे। तो अपन देखते हैं कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी और कहाँ से बात होनी शुरू हुई थी। तो देखिए आपका अगला टॉपिक है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की परिदृश्य क्या है। देखो सतत एवं व्यापक मूल्य मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ CC, कंटिन्यूज एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन, और इसका मैं कहूँ इसका परिदृश्य क्या है या इसकी पृष्ठभूमि क्या है, का परिदृश्य या फिर पृष्ठभूमि, इसकी शुरुआत क्यों पड़ी, सरकार को इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ऐसा क्या क्या कारण थे जिसको सरकार की क्या पड़ी, आवश्यकता पड़ी। देखिए अपने आज तक राजस्थान के अंदर 3 प्रकार की NEP आ चुकी है। कौन सी आ चुकी है NEP आपकी 3 आ चुकी है, जिसे NEP बोलते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी। पहली आपकी आई थी 1968 के अंदर, और उस समय आपकी PM थी कौन, इंदिरा गांधी। दूसरी आपकी आई थी 1986 के अंदर, और उस समय आपके कौन थे, राजीव गांधी। और तीसरी आपकी आई थी 2020 के अंदर, उस समय आपके प्रधानमंत्री कौन थे, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 3 प्रकार की आपकी NEP आ चुकी है, NEP फर्स्ट, NEP सेकंड, NEP थर्ड। लेकिन जब NEP 1986 आई थी, जब क्या हुआ था, जब प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा को एक साथ एकीकृत करने का सरकार ने क्या लिया था,
सरकार ने कहा था कि हम बच्चों को इस तरह से शिक्षा देंगे जिसमें बच्चे के प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा दोनों को साथ दी जाए। उस दौरान अपनी NEP 1986 आई थी। उन 1986 के अंदर बात की गई थी कि प्रत्येक जिले के अंदर एक डाइट की स्थापना करेंगे। किसकी स्थापना करेंगे? डाइट की स्थापना करेंगे। डाइट को बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग सेंटर। अपन देखते हैं जब अपन VSTC के अंदर अपने सबसे टॉप नंबर आते हैं तो आपको कौन सी कॉलेज मिलती है? आपको डाइट मिलती है। डाइट होता है NEP 1986 के अंदर बात की गई कि प्रत्येक जिले के अंदर राजस्थान के 33 जिलों में 33 आपकी डाइट स्थापित की जाएगी। ये 1986 NEP दूसरी में बात की गई थी। लेकिन उसी दौरान कहा था कि डाइट ऐसा प्रबंध करेगी। कौन प्रबंध करेगी? डाइट ऐसा प्रबंध करेगी कि बच्चे के विद्यालय के अंदर समय समय पर CC लागू की जाए। क्या लागू की जाए? CC लागू की जाए। ये किसने बात की थी? आपके NEP 1986 के अंदर बात की गई थी कि प्रत्येक जिले के अंदर एक डाइट की स्थापना की जाएगी। और वो डाइट क्या करेगी? डाइट अपने प्रत्येक जिले के प्रत्येक ब्लॉक के अंदर, डाइट अपने प्रत्येक ब्लॉक के अंदर, और ब्लॉक के अंदर जो भी CBOs है वो अपने प्रत्येक स्कूल्स के अंदर, प्रत्येक स्कूल के अंदर क्या स्थापना करेंगे? विद्यालय के अंदर CC लागू करेंगे। क्या करेंगे? CC लागू करेंगे। लेकिन किसी भी सरकारी अधिकारी ने या फिर अपनी सरकार ने किसी भी प्रकार की सकारात्मक इसके ऊपर रुख नहीं अपनाई, किसी भी प्रकार की इसे अभिशंसा नहीं की गई। तो इस तरह से जो अपने NEP 1986 के अंदर बात की गई थी कि प्रत्येक विद्यालय के अंदर या प्रत्येक डाइट अपने विद्यालय के अंदर क्या करेगी? NEP की CC की स्थापना करेगी। लेकिन वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया था। जैसे जैसे समय बीता, समय चलता गया, लगभग 19-20 साल बाद आपके सन आता है, जैसे सन बोलते हैं अपन 2005 के अंदर। कौन आता है? 2005 आता है। इस समय एक आता है आपका फ्रेमवर्क से बोलते हैं NCF, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बोलते हैं। और इसी का अपन दूसरा नाम कहीं कहीं पड़ता है यशपाल समिति। क्या बोलते हैं? यशपाल समिति की अध्यक्षता में एक NCF आया था। और NCF कहता है कि NCF ने क्या की थी? वापस अभिशंसा की थी कि प्रत्येक विद्यालय के अंदर एक CC लागू किया जाना चाहिए। किसने किया था? NCF। आपके NCF कब आया था? 2005 के अंदर आया था। पहले देखो, पहले क्या होता है? 1986 आपकी शिक्षा नीति दूसरी, उसमें बात की गई थी प्रत्येक जिले में एक डाइट की स्थापना होगी। और वो डाइट अपने परिणाम स्वरूप प्रत्येक जिले के ब्लॉक के अंदर, जैसे मानो कि आपका भरतपुर जिला है, भरतपुर के अंदर डाइट है, भरतपुर के अंदर जितने शिक्षा के ब्लॉक है वो अपने ब्लॉक के अंदर, वो ब्लॉक किसको आदेश देगा? CBO को। CBO अपने प्रत्येक स्कूल में किसकी लागू करेगा? CC को लागू करेगा। लेकिन ये आपके पूर्ण रूप में सफल नहीं हो पाई थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, एक समय के उपरांत लगभग आपके 2005 के अंदर एक NCF आया था, जिसे बोलते हैं NCF 2005। NCF 2005 में वापस से बात की गई थी कि प्रत्येक विद्यालय के अंदर CC लागू किया जाना चाहिए था। लेकिन NCF के परिणाम स्वरूप सिर्फ और सिर्फ आपका एक बोर्ड होता है CBC बोर्ड, जिसे बोलते हैं क्या? जो आपके सेंट्रल के अंदर क्या चलता है? एक तो अपना RBC बोर्ड था, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, वैसे ही होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसने इसके परिणाम स्वरूप यशपाल समिति के या फिर NCF 2005 के अभिशंसा के परिणाम स्वरूप अक्टूबर 2009 के अंदर, और वो भी कौन सी? क्लास 9 के अंदर। कौन सी? क्लास 9 के अंदर सबसे पहले CC को लागू किया था। सबसे पहले किसने लागू किया था? CBC बोर्ड ने क्लास 9 के अंदर अक्टूबर 2009 के अंदर किसको लागू किया था? CC को लागू किया था। कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के अंदर सबसे पहले CC लागू करने वाला कौन सा था संस्था? उस संस्था का नाम था CBC बोर्ड। और कब की थी? अक्टूबर 2009 के अंदर। और कौन सी क्लास में की थी? कौन सी क्लास में की? क्लास 9 के अंदर। फिर CBC ने क्या कहता कि 2009-10 के अंदर किस लागू कर दिया? क्लास 10th के अंदर कर दिया। लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने सोचा कि जब भारत के अंदर CBC बोर्ड कर सकता है तो हमारा RBC बोर्ड क्यों नहीं कर सकता है? और इसी के परिणाम स्वरूप अपना राजस्थान बोर्ड, जिसे बोलते हैं RBSE, राजस्थान सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड, इसने क्या था? इसने वर्ष 2010-11 के अंदर अपने राजस्थान के लगभग 60 स्कूलों में, कितने स्कूलों में? 60 स्कूलों में, जिसमें 40 स्कूल आपके अलवर की थी और 20 स्कूल आपके जयपुर की थी। कहाँ की थी? जयपुर की। इन 60 स्कूलों के अंदर सबसे पहले इन्होंने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, कौन सी प्रोजेक्ट के तौर पर? पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर राजस्थान के 60 स्कूलों में क्या लागू किया? CC लागू किया। CCE। देखो, पायलट का मतलब क्या होता है? एक बार पूर्ण रूप से उन चीज़ों को क्या करना? विस्तृत रूप में उनको दायरा नहीं देना। पायलट का मतलब होता है उसको एक बार ऐसे ही लागू करना, फिर अपन देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी समस्याएं आ रही है। उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पहले इसके पे पायलट करते हैं। पायलट का मतलब उसको एक तरफ ऐसे ही डालते हैं, उसको पूर्ण रूप में नहीं डालते, पहले तैयार करते हैं, देखते हैं कि हमारी ये परिणाम या फिर हमारी योजना सफल होगी कि नहीं होगी, उसके परिणाम स्वरूप हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन सरकार की ये क्या योजना धीरे धीरे सफल होने लगी। ऐसे करते करते अपनी राजस्थान सरकार ने वर्ष 2014-15 के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर, कौन से राजस्थान के अंदर? पूरे राजस्थान के अंदर
सीसी लागू कर दिया। कौन सा लागू कर दिया? सीसी। और वो किया आपके क्लास 1 से लेके 5 तक। कौन सी क्लास तक? क्लास 1 से लेके 5 तक। या इसी का अपन दूसरा नाम पढ़ते हैं कि प्राथमिक कक्षाओं के लिए कौन सा लागू कर दिया गया? सीसी लागू कर दिया गया, प्राथमिक कक्षाओं के लिए। कई बार क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के अंदर संपूर्ण या पूरे राजस्थान के अंदर सीसी कब लागू किया गया था? तो सर लागू किया गया था 2014-15 के अंदर। कब किया गया था? 2014-15 के अंदर। और ऐसे करते करते और वर्ष 2015 के अंदर पूर्ण रूपेण पूरे सरकारी विद्यालयों के अंदर कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक, कक्षा 1 से लेकर 12 तक, या फिर मैं कह सकता हूँ आपके जो माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय थे उस माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों के अंदर भी सीसी लागू कर दिया गया। वो कब किया गया? आपके 2015-16 के अंदर। इस तरह से आपके क्या होता है, राजस्थान के अंदर सबसे पहले 2010-11 के अंदर राजस्थान की 60 स्कूलों में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सीसी लागू किया गया था, जिसमें अलवर की 40 स्कूलें थी, 20 आपकी कौन सी स्कूलें थी? 20 आपकी स्कूलें थी कौन सी? जयपुर की स्कूलें थी। उसके परिणाम स्वरूप राजस्थान सरकार ने विभिन्न प्रकार के प्रयास किए। फिर 10-11 में किया, फिर 11-12 में किया, 12-13 में किया, 14 फिर 13-14 में किया, और 14-15 के अंदर आते आते पूरे राजस्थान में सीसी लागू किया कक्षा 1 से 5 तक। लेकिन उसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2015-16 के अंदर संपूर्ण राजस्थान के अंदर प्राथमिक, या मैं कह सकता हूँ एलिमेंट्री और सेकेंडरी दोनों विद्यालय, अर्थात प्राथमिक विद्यालय या फिर प्रारंभिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय दोनों के अंदर सीसी लागू कर दिया गया। लेकिन सरकार इससे भी क्या नहीं हुई थी? संतुष्ट नहीं हुई थी। क्यों? आज अपना आधुनिक दौर है, आधुनिक दौर के अंदर शिक्षा की विभिन्न प्रकार की महत्वाकांक्षा बढ़ रही है। तो सरकार ने कहा कुछ ना कुछ आज भी हमें सीसी के अंदर क्या लग रही है? कमी ले रही। सीसी ऐसा माध्यम है जो बच्चे के सिर्फ और सिर्फ शैक्षिक और शैक्षिक मूल्यांकन का पता करा, लेकिन बच्चे के विभिन्न प्रकार के 360 डिग्री या फिर बच्चे का सर्वांगीण विकास करने के लिए आज भी सीसी में कुछ कमियां हैं। तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने वर्ष 2015-16 के अंदर इस सीसी का नाम चेंज कर दिया। क्या कर दिया? इसका नाम चेंज कर दिया। वर्ष 2015-16 के अंदर सरकार ने सीसी का क्या कर दिया? इसका नाम चेंज कर दिया। और इसका नाम चेंज करके सरकार ने इसका नाम रखा SIQE। क्या रखा? SIQE, जिसे मैं कहते हैं इसका फुल फॉर्म है स्टेट, क्या है इसकी फुल फॉर्म है? स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। इसकी फुल फॉर्म होती है गुणात्मक शिक्षा के लिए राज्य की पहल। गुणात्मक शिक्षा के लिए राज्य की पहल। इस तरह से ये आपके क्या सरकार ने वर्ष 2015-16 के अंदर सीसी का पूरा नाम चेंज करके क्या नाम कर दिया? स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, अर्थात गुणात्मक शिक्षा के लिए राज्य की पहल। क्योंकि सरकार को लगा कि सीसी में आज भी कुछ कमियां हैं। उन कमियों को पूरा करने के लिए सरकार ने वर्ष 2015-16 के अंदर सीसी का नाम चेंज करके उसका नाम क्या कर दिया? SIQ। इसे बोलते हैं स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, अर्थात गुणात्मक शिक्षा के लिए राज्य की पहल। लेकिन सरकार ने कहा चलो हमने सीसी कर दिया, तो हमने सीसी क्या कर दिया? हमने इसका नाम तो कर दिया, तो सर ये तो बताओ सीसी के अंदर, इस SIQ के अंदर ऐसा क्या हुआ जो उसका नाम चेंज करके, इसका नाम चेंज करने से क्या होगा भाई? नाम करने जैसे उसको नाम क्या, देखो इसका नाम क्या रखा कि गुणात्मक शिक्षा के लिए। तो बच्चे का सर पहले था क्या? सीसी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। लेकिन सरकार इसको गुणात्मक शिक्षा किस प्रकार से दे रही है? अर्थात नाम चेंज किया, अर्थात इसके अंदर कुछ ना कुछ इसके अंदर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी तो शामिल किए होंगे। तो जैसे जैसे सरकार ने इसका नाम चेंज किया, नाम चेंज करने के साथ साथ सरकार ने क्या किया? सरकार ने SIQ के अंदर 3 प्रकार के घटक शामिल किए। एक तो आपका जो पहले से घटक शामिल था जिसको क्या बोलते हैं? CC, कंटिन्यूज एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन। एक उसका घटक शामिल किया जिसे बोलते हैं ABL, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। और एक आपका क्या? CCP। क्या क्या? CCP। इस तरह से सरकार ने आप SIQ के अंदर 3 घटक शामिल कर दिए। देखो अपना 2010-11 से राजस्थान सरकार ने कौन सा शुरू किया था? CC किया था। लेकिन सरकार को 2015-16 आता था तो उसको पता लगा कि CC बच्चे का पूर्ण रूप में मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उस पर्याप्त को भरने के लिए सरकार ने 2015-16 के अंदर सीसी को आगे बढ़ाते हुए उसका नाम चेंज करके नाम करा SIQE, जिसे कहते हैं स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, गुणात्मक शिक्षा के लिए राज्य की पहल। इसके अंदर सरकार ने कहा कि आपकी सीसी पहले से आ रहा है, लेकिन हम 2 घटक इसके अंदर और शामिल कर रहे हैं। उस एक घटक का नाम है ABL और एक का नाम क्या है? CCP। ABL को अपन बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। क्या बोलते हैं? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। इसको मैं हिंदी में कहता हूं गतिविधि आधारित शिक्षण। क्या बोलते हैं? गतिविधि आधारित शिक्षण।
और एक घटक शामिल किया, इसका नाम है CCP। क्या बोलते हैं इसको? चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, या मैं इसको कहूँ बाल केंद्रित शिक्षण। क्या बोलते हैं? बाल केंद्रित शिक्षण। बाल केंद्रित शिक्षण। इस तरह से ये आपका क्या सरकार ने 3 घटक शामिल किया। सही कौन से? तो CC जिसे क्या बोलते हैं? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। मैंने बात की थी, क्या होता है? बच्चे का वर्ष पर्यंत क्या करना? मूल्यांकन करना। बच्चे का औपचारिक प्लस अनौपचारिक या ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों रूपों को शामिल करते हुए, और इसके अंदर बस सरकार ने क्या शामिल किया? उसके अंदर एक शामिल किया ABL जिसे बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, अर्थात बच्चे को ऐसी शिक्षा दो जो गतिविधि आधारित हो। बच्चे को क्लास में मजा आए पढ़ने के अंदर, इस तरह से बच्चों को गतिविधि कराए। जैसे मैंने बोला बच्चों को कि मैंने कहा 2 + 2 4 होते हैं, तो बच्चों ने पीछे बोल दिया हाँ सर 2 + 2 4 होते हैं, लेकिन बच्चों को नहीं पता है कि 2 + 2 4 कैसे होते हैं। तो मैंने क्या किया? मैं जैसे ही क्लास में गया, मैंने 2 बच्चों को खड़ा किया इस तरह से। मैंने कहा तुम 2 बच्चे खड़े हो रहे, 2 बच्चे यहाँ आके खड़े हो गए। फिर मैंने इस साइड से किया, मैंने कहा तुम 2 बच्चे खड़े हो, दोनों बच्चे यहाँ आ गए। तो मैंने कहा देखो भाई तुम दोनों की तो ये कहेंगे सर हम भी 2 बच्चे हैं, और आप बताओ आप भी कितने बच्चे हैं? सर 2 बच्चे हैं। तो 2 और 2, अब तुम भी 2 उधर चले जाओ। तो सर अब 2 हम उधर गए, 2 पहले थे, 2 हम हो गए, 3 और 4 हो गए। अर्थात बच्चों को मैंने गतिविधि आधारित, जैसे पूरी कक्षा है ना, अच्छे से क्या रुचिपूर्ण के साथ क्लास में ध्यान देगी कि सर किस प्रकार से हमें गतिविधि कराते हैं। अर्थात बच्चे को प्रत्येक आधारित, अर्थात एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। बच्चे को इस तरह से शिक्षा दो कि बच्चे को गतिविधि हो। और सरकार ने कहा गतिविधि ऐसी दो जो बच्चे क्या हो? बच्चे के बाल केंद्रित, अर्थात बच्चे के ऊपर हो। ऐसे नहीं हो जिस गतिविधि कौन कर रहा होगा, उस गतिविधि गुरु कर रहे हैं, बच्चा फिर भी बैठा। इस तरह से शिक्षण नहीं देना चाहिए। अर्थात गतिविधि दो, उसके अंदर बच्चों को खड़ा करो। शिक्षक सिर्फ अपना ज्ञान दे, क्या करे? मार्गदर्शन दे बच्चों को कि आपको किस तरह से गतिविधि करनी है। अर्थात आपको गतिविधि कैसी होनी चाहिए? गतिविधि होनी चाइल्ड सेंट्रल पेडागोजी, बाल केंद्रित शिक्षण होना चाहिए, वो बच्चे के ऊपर होना चाहिए। आप जो भी गतिविधि कराओ बच्चे के ऊपर होना चाहिए, बच्चे को मद्देनजर रखते हुए आपको करानी। आपको सिर्फ एक मार्गदर्शन का काम करना है। मैं आपको गतिविधि कराता हूँ, मैं सिर्फ खड़ा हूँ, मैं आपको सिर्फ बोल सकता हूँ इस तरह से करना, आपको पालन करना पड़ेगा, लेकिन गतिविधि कौन करे? गतिविधि बच्चा करेगा। इस तरह से ये आपका CC का क्या था? परिदृश्य था। बात समझ में आई? देखो सबसे पहले अपना क्या था CC के अंदर कि सर NEP 1986 के अंदर, NEP दूसरी के अंदर बात की गई कि CC को लागू किया जाना चाहिए, लेकिन शामिल नहीं हुई। क्यों? उसके अंदर सबसे पहले क्या स्थापना की? डाइट की स्थापना की। डाइट को आदेश दिया कि आप अपने प्रत्येक जिले के अंदर, और डाइट ने प्रत्येक CBO को आदेश दिया, चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को, कि आप अपने प्रत्येक स्कूल के अंदर किसको लागू करो? CC को। लेकिन पूर्ण रूप में सफल नहीं हो पाई। फिर 2005 के अंदर NCF आता है। NCF के अकॉर्डिंग 2 अक्टूबर 2009 के अंदर CBSE अपनी क्लास 9 में लागू करती है। उसको परिणाम स्वरूप राजस्थान सरकार ने वर्ष 2010-11 के अंदर राजस्थान की 60 स्कूलों के अंदर लागू किया, जो 40 कहाँ की थी अलवर और 20 कहाँ की थी जयपुर के अंदर। उसी के परिणाम स्वरूप 2015-16 से संपूर्ण राजस्थान के अंदर माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा दोनों के अंदर लागू की गई थी। इसी का नाम चेंज करके वर्ष 2015-16 के अंदर इसका नाम किया गया SIQE, जिसे कहते हैं स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, जिसे कहते हैं गुणात्मक शिक्षा के लिए राज्य की पहल। सरकार ने क्या किया? इसके अंदर एक CC पहले से था, इसके अंदर 2 घटक और शामिल किए। एक घटक का नाम जिसे बोलते हैं ABL, एक का नाम क्या है? CCP। ABL का मतलब होता है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। बच्चे को इस तरह से शिक्षण दो जिसमें गतिविधि हो, जिसमें बच्चों को मजा आए करने से, बच्चा खुद करे, बच्चे का शरीर उसमें एक्टिव रहे, और ऐसी शिक्षा होना चाहिए ABL जो बच्चे के ऊपर केंद्रित होता है, चाइल्ड सेंट्रल पेडागोजी होना चाहिए। इस तरह से ये आपका क्या था? ये आपका CC का क्या था? परिदृश्य था। ठीक है, अब बात समझ में आई? यहाँ से किसी ने आपको गलत नहीं होना चाहिए, और मैं वादा करता हूँ इतना आपको किसी भी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आपको किसी भी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि CC का नाम चेंज करके वर्ष 2015-16 के अंदर इसको आगे बढ़ाते हुए उसका नाम SIQE कर दिया गया। आप कोई सी भी किताब मार्केट से उठा के ले आओ, लेकिन मैं वादा करता हूँ आपको इस तरह से मैं नोट्स आपको प्रेजेंस कर रहा हूँ, लेकिन इसका विस्तृत रूप से आपको नोट्स के साथ पर्सनल PIV और आपको मैप के साथ पढ़ना है तो आपको हमारे ऐप के अंदर जाना पड़ेगा। ऐप के अंदर आपको वहाँ सारे क्लास नोट्स, आपको सारी क्लासेज मिलेगी अच्छी तरह से विस्तृत रूप के अंदर। वो आपका क्लास का नाम रहेगा ऑनलाइन सारथी करके। लेकिन मैं इतना वादा करता हूँ आप यूट्यूब भी क्लास देके जाते हैं तो आपके 100% नंबर आएंगे। आपको अच्छे से अपने नोट्स के साथ ईमानदारी से पढ़ना है कि मैं कैसे, देखो मैं फालतू बातें नहीं करता हूँ, मैं जो चीज़ें मेरे को पता है, क्यों मैंने खुद BSTC की है, मैं खुद BSTC करके मैंने टीचर की तैयारी की, मैं खुद टीचर बना, तो मुझे पता है कि BSTC के अंदर किस टॉपिक का कितना एवरेज मैटर है। और मैं आपको जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन में आया तो मैं पुराने क्वेश्चन पेपर देख के फिर आपको नोट्स यहाँ पे प्रेजेंट करता हूँ। ऐसा आपको इतना कहीं भी किसी बुक में नहीं मिलेगा, इतना शॉर्ट के अंदर है। बहुत विस्तृत तो बहुत डीप चीज़ें मैं आपको पढ़ाता हूँ ना, इसलिए इसको अच्छी तरह से पढ़ो, क्लास को लाइक एंड शेयर भी करो, ताकि हमें भी समय समय मोटिवेशन मिलता रहे कि रियल के अंदर हमारे बच्चे हमारी क्लास देख रहे हैं, उससे मैं आपके लिए कुछ और अच्छा करूँगा और अच्छी क्लासें लेके आऊँगा। ठीक है, इतनी से हम आपसे उम्मीद करते हैं, ज़्यादा हम आपसे उम्मीद यही करते हैं कि आपका BSTC में सिलेक्शन हो, और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आपके हमेशा साथ रहेगी।
ठीक है। तो अपन ने बात क्या की थी कि सीसी की परिदृश्य क्या था वो अपने पढ़ लिया था। अब हमारे बात आती है कि सर सीसी तो हमारा हो गया, ऐसा ही क्यों हो गया, लेकिन सर उसके उपरांत सर मूल्यांकन किस तरह से करते हैं। तो अगला आपका टॉपिक आता है मूल्यांकन। अब भूलना नहीं चाहिए कि सर SIQ के अंदर कितने चीजें घटक शामिल, 3, CC, ABL और CCP, ठीक है, इस तरह से। अब आपका टॉपिक आता है मूल्यांकन। क्या आता है मूल्यांकन, कि सर मूल्यांकन का मतलब तो होता है मूल्य अंकित करना, लेकिन सर हमारी सरकार या फिर हमारे विद्यालय के अंदर सर किस प्रकार से मूल्यांकन किया जा रहा है। देखो, आपको बहुत सारी किताबों के अंदर मिलेगा कि मूल्यांकन 2 प्रकार से किया जाता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मूल्यांकन 3 प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से किया जाता है, मूल्यांकन 3 प्रकार से किया जाता है। बच्चा जब विद्यालय के अंदर आएगा तब से बच्चे का मूल्यांकन शुरू होगा, और जब बच्चा विद्यालय के अंदर अपनी शिक्षा पूरी करके जाएगा या अपनी क्लास पास करके जाएगा तब तक बच्चे का 3 प्रकार से मूल्यांकन किया जाता है। आपको विभिन्न प्रकार की पुस्तकों में 2 प्रकार का मिलेगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ मूल्यांकन बच्चों का 3 प्रकार से किया जाता है। क्यों, मैं वो चीज़ें देखता हूँ, मैं खुद करता हूँ मूल्यांकन बच्चों का विद्यालय के अंदर। तो आपका मूल्यांकन 3 प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले जब बच्चा विद्यालय के अंदर आएगा उस समय मूल्यांकन करते हैं, फिर बच्चे का बीच बीच में करेंगे, और जब बच्चा कक्षा पास करेगा तो बच्चे का सबसे एंडिंग में करते हैं, अंत में करते हैं। उससे कितने प्रकार, 3 प्रकार का। सबसे पहले आपका मूल्यांकन होता है जब बच्चा विद्यालय के अंदर आता है अपना बैग लेके या अपना विभिन्न प्रकार के उद्देश्य लेके आता है। क्या लेके आता है, उद्देश्य। तो मैं कहूँ बच्चे के शुरुआत में कब होता है, बच्चे के शुरू में। फिर मैं कहता हूँ बच्चे के बीच बीच में जो मूल्यांकन होता है सत्र के बीच में, और फिर आपका अंतिम मूल्यांकन होता है सत्र के अंत में। कब होता है, सत्र के अंत में। देखो पहला मूल्यांकन कौन सा आपका, देखो पहला आपका मूल्यांकन है जब बच्चा विद्यालय आएगा तो बच्चे का BLA होगा। BLA को मैं बोलता हूँ बेस लाइन असेसमेंट। क्या बोलता हूँ, बेस लाइन असेसमेंट, या इसको मैं हिंदी में बोलूँ तो बोलता हूँ आधार रेखा मूल्यांकन। क्या बोलता हूँ, आधार रेखा असेसमेंट को आकलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आकलन, आधार रेखा आकलन। इसमें बोलते हैं बच्चे की पूर्व कक्षा स्तर की जांच, पूर्व कक्षा स्तर की जांच। देखो क्या होता है मैं बताता हूँ विस्तृत रूप से। आप देखो, जब भी आपके विद्यालय के अंदर बच्चा आएगा तो बच्चा ये पाएगा, जैसे आपके अंदर विद्यालय के बच्चा आएगा, सर मेरे को तीसरी क्लास में एडमिशन लेना है, तो आप बच्चे को कक्षा तीसरे में बिठाने से पहले बच्चे के आप पूर्व कक्षा अर्थात बच्चे का क्लास 2 का स्तर जानेंगे कि बच्चे को रियल के अंदर क्लास 1 और क्लास 2 का उसका ज्ञान का स्तर है कि नहीं। जो बच्चे ने अपनी क्लास 1 और 2 के अंदर पढ़ा, क्या बच्चे को उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि उस स्तर को बच्चा पा रहा है तो फिर आप कक्षा बच्चे को 3 में शामिल करोगे। अर्थात बच्चा विद्यालय में आने से पहले उस बच्चे का BLA किया जाता है, अर्थात बच्चे का आप पूर्व कक्षा स्तर का क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि बच्चा रियल के अंदर उस कक्षा स्तर का ज्ञान रख रहा है कि नहीं रख रहा है। इस तरह से पहला कौन सा आपका आता है, BLA। फिर दूसरा आपका मध्यम आता है, जब बच्चा क्या क्लास के अंदर एंटर हो गया तो बच्चे के बीच बीच में एक असेसमेंट होता है, जिसे बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसे बोलते हैं रचनात्मक या फिर निर्माणात्मक मूल्यांकन। क्या बोलते हैं, निर्माणात्मक आकलन। इसके अंदर क्या होता है कि बच्चे के बीच बीच में, या फिर मैं कहूँ कि बच्चे के सत्र के बीच बीच में बच्चे के विभिन्न प्रकार के सीखने के लिए बच्चे ने कौन कौन से परिणाम किए उनको जानना। जैसे कि बच्चे के आप पार्ट पढ़ा रहे हो, आपने क्लास के अंदर 10 आपके मानो कि 4 चैप्टर पढ़ा दिए 10 में से, लेकिन आपने बच्चों को बीच में खड़ा किया, बच्चों को आपने मौखिक टेस्ट लिया, अच्छा बच्चों को मौखिक रूप से कुछ पूछ लिया, या बच्चे को बोला अपना एक वाइट पेपर निकाल उसमें 4 क्वेश्चनों के आंसर लिख। अर्थात बच्चे के सत्र के बीच बीच में जो मूल्यांकन होता है उसे बोलते हैं क्या, रचनात्मक मूल्यांकन। ये आपकी सीखने के लिए मूल्यांकन, अर्थात बच्चे ने क्या सीखा उस सिखाने के लिए, अर्थात बच्चे के सीखने के लिए जो आप उसके क्रियाकलाप करते हो। जैसे कि मैंने बोला कि बच्चे को प्रश्नावली 3 नहीं आ रही है, तो मैंने बच्चे को बोला कि अपना पेपर निकाल, प्रश्नावली 3 के 2 प्रश्न कर। मुझे पता चला कि बच्चे को इस बीच में नहीं आ रहा, या मैं पाठ पढ़ा रहा हूँ, पाठ पढ़ाते समय बीच में बच्चे से पूछ लिया। अर्थात अपने सत्र के बीच में जो बच्चों से मूल्यांकन के लिए क्रियाकलाप किया जा रहे हैं, जो प्रक्रिया प्रयोग से कहते हैं रचनात्मक आकलन। बात समझ में आई। बच्चे को सिखाने के लिए अर्थात बच्चे के खुद के सीखने के लिए जो आकलन किया जाता है उसे कहते हैं रचनात्मक आकलन। बात समझ में आई। उसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सीखने के आकलन, सीखने के लिए आकलन। क्या बोलते हैं, सीखने के लिए आकलन। ये होता है आपके सीखने के लिए, और ये आपका होता है सत्र के बीच में। क्या होता है, सत्र के बीच में। और इसके अंदर चीज़ें क्या होती है, जैसे मैंने बच्चे से कोई मौखिक कार्य करवा लिया, क्या करवा लिया, मौखिक कार्य। बच्चे से मैंने मौखिक या फिर कोई लिखित कार्य करा लिया, मौखिक या फिर लिखित मैंने कुछ भी बच्चों से पूछ लिया, या फिर मैंने क्या किया, मैंने बच्चों से कुछ प्रयोग करवा लिया, या फिर मैं क्या कहूँ बच्चों के साथ मैंने क्या करवा लिया, बच्चे से मैंने कोई
अवलोकन करा लिया कि मैं तेरे को देता हूँ, अवलोकन करके आ, ये चाहे उस गार्डन के अंदर जाके आ, वहाँ कितने झूले झूले को याद करके आ, या मैं कहूँ क्लास के या गार्डन के अंदर कितनी प्रकार की खिड़कियाँ लगी हुई, खिड़कियों को गिन के, अर्थात मैं बच्चों से सत्र के बीच बीच में किस प्रकार से बच्चों का टेस्ट ले रहा हूँ, अर्थात बच्चों का किस तरह से मैं मूल्यांकन कर रहा हूँ अनौपचारिक रूप से, उसे क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं, जिससे बच्चों की कमी को पता लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इसके अंदर बच्चों की कमी का पता लगाया जाता है कि बच्चों का किस तरह से शिक्षाकरण के अंदर बाधाएं आ रही हैं, जो आपके क्या वर्ष के बीच बीच में, उसे क्या बोलते हैं, रचनात्मक आकलन। फिर आपका एंड में आता है, क्या बोलते हैं उसको, योगात्मक आकलन। क्या बोलते हैं, योगात्मक आकलन। योगात्मक या फिर इसी का अपन नाम बोलते हैं संकलात्मक आकलन। क्या बोलते हैं, संकलात्मक आकलन। ठीक है, इस तरह से आपका 3 होता है, और ये आपके होता है सत्र के अंत में। कब होता है, सत्र के अंत में। और इसके आपके जो भी नंबर है, इसके आपके जो भी नंबर है वो आपके किसके ऐड होंगे, वो आपके किस में होंगे, वो आपके रिजल्ट के अंदर शामिल होंगे। इसके अंदर जो भी अंक मिलते हैं, जो भी आपको अंक मिलेगा वो किसके अंदर शामिल होगा, वो आपके रिजल्ट में शामिल होगा। कब होगा, किस में होगा, रिजल्ट में शामिल होगा। जैसे आपके विद्यालय के अंदर आपका प्रथम टेस्ट होता है प्रथम टेस्ट, फिर आपका सेकेंड टेस्ट होता है, फिर आपका थर्ड टेस्ट होता है, प्लस आपकी हाफ ईयरली एग्जाम होता है, फिर आपका ईयरली एग्जाम होता है। इस तरह के जो जो भी बच्चे के एग्जाम होते हैं उसे क्या बोलते हैं, योगात्मक आकलन। अर्थात ये सीखने का आकलन है। क्या है, सीखने का। ये बच्चे ने वर्ष पर्यंत किस तरह का सीखा, उस सीखने के बावजूद बच्चे का एग्जाम दिया जाता है, बच्चे का उसमें क्या बोलते हैं, नंबर देते हैं या फिर उसका रिजल्ट निकालते हैं, परिणाम निकालते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सीखने का आकलन। कई बार क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में से सीखने के लिए आकलन या सीखने का आकलन कौन सा है, तो सीखने के लिए तो कौन सा है, रचनात्मक आकलन है। फिर पूछे सीखने का कौन सा है, तो योगात्मक। मैं फिर कह रहा हूं, जब बच्चा विद्यालय के अंदर आता है तो तीसरी कक्षा में एडमिशन लेने गया है, उसको कक्षा दूसरे का ज्ञान पूछेंगे, अर्थात पूर्व कक्षा का जांच उसे बोलते हैं BLA। फिर बच्चे के क्लास के अंदर बीच बीच में हम पूछेंगे, उसे मौखिक कार्य करवा लिया, लिखित कार्य करवा लिया। बच्चे के सीखने के लिए, बच्चे के कारणों की कमी पता करने के लिए जिस प्रकार का आकलन करते हैं उसे बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, या फिर क्या बोलते हैं, रचनात्मक या फिर निर्णयात्मक आकलन। फिर आपका होता है कौन सा, संकलात्मक या फिर योगात्मक आकलन, जो वर्ष के अंत में किया जाता है। और बच्चे के सीखने का आकलन होता है, जिसके अंदर बच्चे के जो अंक आते हैं वो अंक किसके अंदर, आपके रिजल्ट में शामिल होते हैं, जिसके अंदर प्रथम परीक्षा होती है, द्वितीय टेस्ट होता है, तृतीय होता है, हाफ ईयरली एग्जाम होता है, ईयरली एग्जाम होता है। एक बार आपके रीट 2021 के अंदर क्वेश्चन आया था कि आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं किस प्रकार के मूल्यांकन में शामिल होती है, तो इसमें ऑप्शन था कि BLA, फॉर्मेटिव असेसमेंट, या फिर कौन सा था, योगात्मक आकलन। तो उसके अंदर क्या आंसर होना चाहिए, योगात्मक आकलन। ठीक है, क्वेश्चन क्या आया था कि अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं निम्नलिखित में से कौन से आकलन के अंदर शामिल होती है, तो कौन से होती है, योगात्मक के अंदर होती है। अर्थात जो वर्ष के अंत में आपके सीखने का आकलन होता है वो किस में होता है, वो आपके किस में होता है, वो आपके होता है योगात्मक आकलन के अंदर। ठीक है, बात समझ में आई। मूल्यांकन कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। नेक्स्ट आपके टॉपिक आता है कि मूल्यांकन का परीक्षण किस प्रकार से करते हैं। कौन सा आपका अगला टॉपिक है कि मूल्यांकन का परीक्षण किस प्रकार से करते हैं। मूल्यांकन का परीक्षण, देखो मूल्यांकन का परीक्षण 2 प्रकार से करते हैं। एक आपका होता है जिसे बोलते हैं निदानात्मक परीक्षण। कौन सा होता है, निदानात्मक परीक्षण। और एक आपका होता है उपचारात्मक परीक्षण। कौन सा होता है, उपचारात्मक परीक्षण। निदानात्मक का मतलब क्या होता है कि बच्चे के कारणों का पता लगाना, बच्चे की जो भी समस्या है उन समस्याओं के कारणों का पता लगाना। क्या करना, कारणों का पता करना। जैसे मुझे पता चला कि बच्चा विद्यालय आधा घंटा लेट आ रहा है या अपना होमवर्क नहीं करके आ रहा है, तो मैं बच्चों को कारणों का पता करूंगा कि बच्चा रियल के अंदर लेट क्यों आ रहा है। तो उस बच्चे को मैं कारण का क्या करूँगा, कारणों का जानूंगा, मैं कारणों का रीजन जानूंगा कि बच्चा रियल के अंदर वास्तविकता में बच्चा लेट क्यों आ रहा है। तो किसी भी बच्चे के या फिर किसी भी पढ़ाई के अंदर, किसी भी शिक्षण प्रक्रिया के अंदर बच्चों का शैक्षणिक समस्याओं के कारणों का पता लगाना क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं क्या, निदानात्मक परीक्षण। और दूसरा आपका आता है उपचारात्मक। जो भी बच्चों ने अपने कारणों का पता लगाया उन कारणों का निराकरण करना। क्या करना, या तो कारणों का उपचार करना या फिर उन कारणों का निदान करना। कारणों का उपचार या फिर कारणों क्या करना, निदान करना, वो आपका कौन सा मूल्यांकन है, वो आपका मूल्यांकन कौन सा है, वो आपका मूल्यांकन है उपचारात्मक। बात समझ में आई। 2 प्रकार के मूल्यांकन परीक्षण होता है, एक तो होता है कौन सा, निदानात्मक, और एक होता है उपचारात्मक। अर्थात बच्चे के कौन कौन सी समस्याएं है उन समस्याओं का कारण जानना ही आपका कौन सा मूल्यांकन है, निदानात्मक मूल्यांकन है। और जैसे ही आपने बच्चों का कारण जाना, उन कारणों को ठीक करना या कारणों का उपचार करना या फिर कारणों का निदान करना, वो आपका कौन सा मूल्यांकन है, वो सर हमारा उपचारात्मक मूल्यांकन है। इस तरह से आपके मूल्यांकन का परीक्षण किस प्रकार से किया जाता है, 2 प्रकार से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है कि सर मूल्यांकन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ठीक है, लेकिन आप भी थोड़ा कमेंट करके बताइए आपको मेरी क्लास कैसी लगती है।
देखो ईमानदारी से बताओगे आप मेरी क्लास कैसी लगती है। यदि आपको अच्छी लगती है तो मैं बिल्कुल आपके लिए और अच्छा प्रयास करूंगा। और अपन जैसे ही अपना सिलेबस पूरा हो जाएगा फिर अपन प्रत्येक चैप्टर का एमसीक्यू सोल्व करेंगे। ये सर हमारे पिछले क्वेश्चन या फिर मैं कह सकता हूँ वर्ष 2012 से लेकर वर्ष 2024 तक सर हमारे पीटीटी और बीएसटीसी में सर इस टॉपिक में से या प्रत्येक टॉपिक में से कैसे क्वेश्चन आए थे और सर नए क्वेश्चन कैसे आने की गुंजाइश रहती है। अपन मिलकर अच्छा से प्रयास करेंगे, तब तक आपके 12th वाले बच्चों को भी एग्जाम हो जाए। ठीक है, तो ये आप कमेंट कर जरूर बताओगे सर आपकी या फिर मेरी आपको क्लास कैसी लगती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है मूल्यांकन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। देखो मैं फिर कह रहा हूँ इस क्लास को अच्छे से अपने नोट्स बढ़ाना, और मैं आपको एक क्लास के रूप में पढ़ा रहा हूँ बिना आपका टाइम खराब किए, बिना फालतू फिजूल की बातें किए। बाकी मुझे बातें सारी सारी प्रकार की आती है। मैं चाहता हूँ आपको कम समय में अच्छा ज्ञान मिले, और मैं वादा करता हूँ यहाँ से आपके क्वेश्चन 100% क्वेश्चन आएंगे, क्यों मैंने आपके पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब क्लास में मैंने घास काट दिया, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। आपके एक भी चैप्टर या एक भी मैंने लाइन नहीं छोड़ी है। आप मार्केट में 10 किताबें पढ़ना और एक क्लास देखना, आपको बराबर ज्ञान मिलेगा। और मैं तो ये भी कहता हूँ आपको 10 किताबों से ज़्यादा आपको यहाँ लाइनें ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। कुछ चीज़ें जो किताबों में नहीं तो आपको सिर्फ यहाँ मिलेगी, हरीश सर की क्लास में मिलेगी। क्योंकि मैं खुद चीज़ों को प्रैक्टिकल करता हूँ, मैं विद्यालय के अंदर चीज़ें करता हूँ, मैं खुद प्रयोग करता हूँ, मैं खुद प्रयोग में लाता हूँ, मैं खुद बच्चों का मूल्यांकन करता हूँ। तो आपको चीज़ें मिलेगी, इसको आप बिंदास रहिए, अच्छे से पढ़िए मेरे साथ बनकर। 150 नंबर अपन मैं आपकी लाने की गारंटी देता हूँ, गारंटी दूंगा। ठीक है, आप बस अच्छे से ईमानदारी के साथ पढ़िए। ठीक है, अगली बात आती है सर मूल्यांकन। तो आपने क्या पढ़ा कि सर हमारा मूल्यांकन कैसा प्रक्रिया है। सर हमारे मूल्यांकन एक तो कैसी प्रक्रिया है कि सर सतत प्रक्रिया है। पहला तो यह कि कैसी मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया सतत। फिर सर आपने बात की थी कि सर मूल्यांकन के अंदर सर ने बात की SIQ ही SIQ की सर बात हुई थी कि इस तरह से बच्चों को गतिविधि होनी चाहिए तो बच्चों को बाल केंद्रित हो, अर्थात विद्यार्थी केंद्रित। अच्छा, मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, मूल्यांकन कैसा होता है, विद्यार्थी केंद्रित। फिर सर हमारा मूल्यांकन शैक्षिक प्लस शैक्षिक गतिविधियों का व्यवहार में परिवर्तन के फलस्वरूप अपना परिणाम देता है, मूल्यांकन करता है, अर्थात परिमाणात्मक प्लस गुणात्मक दोनों प्रकार का होता है। फिर सर मूल्यांकन हमें क्या करता है, सर हमारा मूल्यांकन कारणों का पता करता है और कारणों का उपचार भी करता है, अर्थात मूल्यांकन हमारा कैसा है, सुधारात्मक है। फिर सर हमारा सर मूल्यांकन सर उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है। और छठा आपका सर शिक्षण या फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सर महत्वपूर्ण अंग है। क्योंकि शिक्षण का मतलब क्या होता है, बच्चे और शिक्षक के बीच में जो भी अपने पाठ्य पुस्तक को लेकर अंत्यक्रिया होती है, उस अंत्यक्रिया को मूल्यांकन कौन करेगा, आपका मूल्यांकन करेगा। ये इसकी क्या विशेष 6 विशेषता कौन सी है कि सर एक तो हमारी कैसी प्रक्रिया है सर, एक तो हमारी सतत प्रक्रिया। कौन सी सतत, निरंतर रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा क्या है कि सर ये उद्देश्य केंद्रित है, ये बच्चों का कुछ ना कुछ उद्देश्य लेके चल रही है ना सर, कि ठीक है सर ये उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया। दूसरा तीसरा क्या है कि सर ये परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों है, ठीक है। एक तो आपकी परिमाणात्मक और सर दूसरी हमारी गुणात्मक, दोनों प्रकार की प्रक्रिया, ठीक है। फिर मैं चौथी कौन सी बात करता हूँ कि सर हमारा मूल्यांकन इस तरह का है, तो सर मूल्यांकन हमारे अंदर क्या करता है, ये सर हमारे बाल केंद्रित शिक्षण है। कौन सा है, विद्यार्थी केंद्रित, या फिर मैं कहूँ CCP। कौन सा है मूल्यांकन आपका, बाल केंद्रित होता है। कैसा होता है, बाल केंद्रित होता है। और सर पांचवी बात आपने क्या की थी कि सर मूल्यांकन होता है वो बच्चे क्या लेता है सर, वो बच्चे का क्या लेता है, बच्चे का निर्णय लेता है कि बच्चा किस तरह से पढ़ने के अंदर अच्छा है कि नहीं, अर्थात निर्णयात्मक। और कौन सा है, और बच्चे को समय समय पर सुधार की गुंजाइश करता है। कौन सा है, निदान और उपचार करता है, अर्थात कौन सा है, सुधारात्मक प्रवृत्ति का है। कौन सा है, निर्णयात्मक और सुधारात्मक प्रवृत्ति का है। फिर सर मैं बात करूं तो सर मूल्यांकन है जो सर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का, शिक्षण है अधिगम प्रक्रिया का आंतरिक भाग है। कौन सा भाग है, आंतरिक भाग। यदि आपके पास मूल्यांकन नहीं है तो आपकी शिक्षण प्रक्रिया क्या है, आपकी फिजूल है, आपके सार्थक रूप नहीं है। इस तरह से ये आपकी मूल्यांकन की 6 विशेषताएं कौन कौन सी है कि सर मूल्यांकन हमारी कौन सी प्रक्रिया है सर, सतत प्रक्रिया है। उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है सर, परिमाणात्मक प्लस गुणात्मक है सर, विद्यार्थी केंद्रित प्रक्रिया है सर, और इसके अंदर बच्चों का क्या ऋणात्मक प्लस सुधारात्मक प्रवृत्ति का है। और सर मूल्यांकन है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, कौन सा भाग है, आंतरिक भाग। इस तरह से आपकी मूल्यांकन की 6 प्रक्रिया है या फिर 6 विशेषताएं। ठीक है, ये तो आपकी विशेषता हो गई। लेकिन सर ये तो बताओ सर हमें कि सर जैसे ही आपने मूल्यांकन विशेषता बताई तो सर मूल्यांकन सर बच्चों के लिए महत्व क्या रखता है। भाई कुछ तो इसका महत्व है ना, कुछ तो इसका इंपॉर्टेंस है, तभी तो अपन विद्यालय में मूल्यांकन कर रहे हैं। तो सर हमें ये भी बताइए कि सर मूल्यांकन का किस किस तरह से हमारे विद्यालय के अंदर महत्व है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, या बच्चों के विद्यार्थी के जीवन के अंदर मूल्यांकन का क्या महत्व है। ये सर विशेषता हो गई मूल्यांकन ऐसा है, लेकिन सर महत्व क्या है, तो महत्व क्या होता है मूल्यांकन, ये देख लीजिए टॉपिक आपका। यहाँ से दोनों में से क्वेश्चन 100% आता है कि मूल्यांकन क्या, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की विशेषता है या नहीं है, या फिर ऐसा निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की महत्व का बिंदु है या फिर बिंदु नहीं है। तो देखिए अगला आपका टॉपिक है मूल्यांकन का महत्व है।
आपको चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी मिल रही है, आप चिंता मत करो, बहुत अच्छा मैटर दे रहा हूँ मैं। ऐसा मैटर जो विभिन्न प्रकार की पुस्तकों और विभिन्न प्रकार की क्लासों में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यह आपको सारा मिलेगा। बस आप तो इतना कमेंट करके बताइए कि सर मेरी क्लास कैसी लगी आपको। ठीक है, देखो मूल्यांकन का महत्व क्या है। पहला महत्व है कि ऐसा मूल्यांकन आपका ये है जो बच्चों के विभिन्न प्रकार के बौद्धिक स्तर के अंदर क्या करता है, समूह विभाजन करता है। क्यों ये मूल्यांकन क्या करेगा बच्चे का, देखो मंद बुद्धि का बच्चा आपके पास में, फिर कैसा बच्चा है, औसत दर्जे का बच्चा है, फिर प्रतिभाशाली बच्चा है। इन तीनों बच्चों को क्या करेगा मूल्यांकन आपका, इन तीनों बच्चों का मूल्यांकन क्या करेगा कि बच्चों के विभिन्न प्रकार के समूह विभाजन करेगा। फिर दूसरा महत्व क्या है कि सर बच्चे की ये मानसिक शक्तियों, दक्षताओं, उपलब्धियों को पता करता है। फिर सर तीसरा ये बच्चों को सर शैक्षिक प्लस शैक्षिक गतिविधियों के अंदर क्या करता है, सहायक होता है। फिर चौथा क्या सर ये बच्चा है ना मूल्यांकन सर ये शिक्षकों और बच्चों को समय समय फीडबैक देता है। क्या देता है कि तेरी इस प्रकार में या इसमें कमियां ये, इसमें कमियां वो, इस तरह की कमियां, तो क्या करता है फीडबैक देता है। पांचवी क्या है सर ये शिक्षण वीडियो पाठ्यक्रम में सुधार करने में काम आता है। छठा है सर ये परीक्षा प्रणाली में सुधार करने में काम आता है। और सातवां क्या है सही समय पर सही निर्णय में काम आता है। इस तरह से मूल्यांकन का वैस क्या है महत्व है। पहला क्या है कि बच्चों की शैक्षणिक योग्यताओं को समूह विभाजन में, बच्चों की शैक्षणिक योग्यताओं के समूह विभाजन में काम आता है। फिर दूसरा क्या है कि बच्चे की ये मानसिक प्रक्रिया को बताता है, बच्चे की मानसिक प्रक्रिया को दर्शाता है, मानसिक प्रक्रियाओं प्लस बौद्धिक क्षमताओं को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, एक तो आपकी मानसिक प्रक्रिया और एक आपकी बौद्धिक क्षमताओं को। फिर तीसरी कौन सी है कि सर तीसरी ये है कि सर आपकी जो भी शिक्षण प्रक्रिया अपन काम ले रहे हैं, शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए जो भी सर हम शिक्षण प्रक्रिया काम में ले रहे हैं, या फिर सर हम जो भी हमारा पाठ्य पुस्तक या फिर सर पाठ्य वस्तु काम में ले रहे हैं, या फिर जो भी हम सर हमारा विषय वस्तु काम ले रहे हैं, उन विषय वस्तु को सर प्रभावी बनाने के लिए मूल्यांकन का बहुत आवश्यक है। क्या बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए मूल्यांकन का महत्व है। या फिर चौथी मैं क्या बात करूं कि जो भी ये सर अपना शिक्षक है, एक तो हमारा जो माठ साहब है सर हमारे गुरुजी है, शिक्षक और शिक्षार्थी को फीडबैक देने में, क्या देने में, फीडबैक देने में, शिक्षक और शिक्षार्थी को प्रतिपुष्टि देने में, क्या देने में, प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि को इंग्लिश में बोलते हैं फीडबैक देने में। इसका क्या महत्व, जैसे कि शिक्षक को क्या देता है प्रतिपुष्टि, कि आपने जो जो बच्चों को पढ़ाया वो बच्चों के लिए सार्थक नहीं है, या बच्चों को क्या बताया कि सर ने ठीक पढ़ाया लेकिन आपके 10 में से 4 नंबर आए, अर्थात आपका मूल्यांकन सही नहीं, अर्थात आपका फीडबैक दे रहा है आपको, ताकि आप सही समय पर जान सके कि आपकी कौन कौन सी कमियां हैं। उन कमियों को आप समय रहते हुए क्या करें, निराकरण करें, और निराकरण करके आप वापस से अपना मूल्यांकन में क्या बढ़ चढ़ कर भाग ले और अच्छे नंबरों की ओर जाएं। ठीक है, और अपन क्या बात करें कि सही समय पर यह परीक्षा प्रणाली में सुधार करता है। क्या करता है, परीक्षा प्रणालियों में सुधार करता है, परीक्षा प्रणाली में सुधार भी करता है, परीक्षा प्रणाली में सुधार। इस तरह से ये आपके क्या 5 प्रकार के क्या महत्व है। वापस देख लो कि बच्चों की बौद्धिक क्षमता के अनुसार बच्चों का समूह विभाजन करता है। दूसरी क्या है, बच्चों की मानसिक शक्तियों का पता करता है। तीसरा क्या, बालों को विभिन्न प्रकार को या शिक्षक को विभिन्न प्रकार के अपने प्रतिपुष्टि देने में भी क्या सहायक है। चौथा आता है आपकी परीक्षा प्रणाली में सुधार करता है। और पांचवा आपका क्या आता है, पांचवा आता है कि बच्चों की शिक्षण वीडियो पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों के वांछित सुधार में भी काम आता है। छठा आपका आता है सही समय पर बच्चों को सही निर्णय लेने में भी आपका किसका प्रयोग है, मूल्यांकन का महत्व है। इस तरह से आपको देखो मूल्यांकन की विशेषताएं अलग है लेकिन मूल्यांकन की महत्व भी अलग है। महत्व का मतलब होता है कि आपके बालक के जीवन के अंदर मूल्यांकन का क्या क्या महत्व होना चाहिए। विद्यालय की 4 दीवारी के अंदर जो जो कार्यक्रम हो रहे हैं या जो जो शिक्षण प्रक्रिया हो रही है, उन शिक्षण प्रक्रिया के अंदर मूल्यांकन का क्या महत्व है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है कि जो आपका अच्छा मूल्यांकन होता है उस मूल्यांकन में क्या क्या कसौटियां होना चाहिए, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। यह आपका अगला टॉपिक मूल्यांकन की कि अच्छे मूल्यांकन की क्या क्या विशेषताएं होती है। चलो मूल्यांकन की विशेषता हो गई, लेकिन हम कैसे मानेंगे कि ये मूल्यांकन अच्छा है कि बुरा है। भाई हम तो छोटे छोटे बच्चे हैं सर, हमें पता ही नहीं सर, हम तो सर नए नए 20 मास्टर लगे सर, हमें क्या पता सर मूल्यांकन अच्छा है कि नहीं है सर, हमें क्या पता चला कि बच्चे के लिए सार्थक है असार्थक है। इस तरह से अपन देखते हैं कि मूल्यांकन के लिए कौन कौन सी कसौटियाँ है अच्छे मूल्यांकन की, या कौन कौन सी शर्तें हैं, या फिर कौन कौन से क्वालिटी या फिर कौन कौन से गुण है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है कि मूल्यांकन की कसौटियाँ। किसकी कसौटियाँ है मूल्यांकन, या मैं कहूँ अच्छे मूल्यांकन की कसौटियाँ। अच्छे मूल्यांकन की कसौटियाँ, या फिर मैं कहूँ गुण है, या इंग्लिश में इसको बोलता हूँ क्वालिटी
या फिर मैं कहूँ उस मूल्यांकन की शर्तें। ये आपका अगला टॉपिक है। अच्छे मूल्यांकन की कौन कौन सी कसौटियाँ या फिर कौन कौन से गुण या फिर कौन कौन सी शर्तें होती है। देखिए, आपका मूल्यांकन अच्छा है ये तो हमें पता ही सर, ठीक है, आपने बोल दिया, अच्छा मान लेते हैं। तो सबसे पहले आपके जो मूल्यांकन है, क्या आपका मूल्यांकन, देखिए सर हम कैसे मान ला कि हमारे मूल्यांकन की कसौटी अच्छी है कि नहीं है। तो देखिए, ये आपका मूल्यांकन हो रहा है विद्यालय के अंदर, चार दीवारी के अंदर, विद्यालय चार दीवारी के अंदर, ठीक है। ऐसा तो मूल्यांकन होना चाहिए ना आपका, ऐसा मूल्यांकन, ऐसा क्या पता लगे मूल्यांकन कैसे होता है। मूल्यांकन बड़ा होता है ना थोड़ा, उसको तो अपन साफ कर देंगे क्या है। तो ये आपका मूल्यांकन है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके मूल्यांकन की कौन कौन सी कसौटी। देखो, सबसे पहला आपका मूल्यांकन है, वो आपका मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, मूल्यांकन की वैधता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए आपकी वैधता। दूसरी आपका क्या है कि सर मूल्यांकन का क्या होना चाहिए, सर मूल्यांकन की विश्वसनीयता होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, विश्वसनीयता, विश्वासपूर्ण होना चाहिए। तीसरी आपकी क्या है सर, मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। कौन होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता। चौथी क्या होनी चाहिए कि सर मूल्यांकन की विवेककारिता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, विवेककारिता। पांचवा क्या होना चाहिए कि सर मूल्यांकन की व्यवहारिकता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, व्यवहारिकता होनी चाहिए, ठीक है सर, समझ में आ गया। छठा क्या होना चाहिए कि सर छठा मूल्यांकन होनी चाहिए, सर मूल्यांकन की सततता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सततता। अच्छा ठीक है, और क्या बच गया सर, सातों आपको क्या होना चाहिए सर, मूल्यांकन की विश्वसनीयता, वैधता, या फिर सर मूल्यांकन की व्यापकता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए सर, मूल्यांकन की व्यापकता होनी चाहिए। ये आपके मूल्यांकन के गुण है, अच्छे मूल्यांकन के 7 प्रकार के गुण है। कितने प्रकार के गुण है, 7 प्रकार के। अब देखो इसको समझो अच्छे से क्या क्या होता है। देखो पहला क्या कह रहा है कि मूल्यांकन की कसौटियाँ कौन कौन सी। देखो पहला आपका कौन सा, वैधता होनी चाहिए मूल्यांकन की विश्वसनीयता होनी चाहिए, मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, विवेककारिता होनी चाहिए, व्यवहारिकता होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, व्यापकता। 7 प्रकार के आप क्या है, अच्छे मूल्यांकन की कसौटियाँ, गुण या फिर क्वालिटी है। कई बार क्वेश्चन पूछा है, हजारों बार क्वेश्चन पूछा है, चाहे रीट हो, चाहे बीटीसी हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, पीटीटी हो, कई बार पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे मूल्यांकन की नहीं है। क्वेश्चन आया क्या, मूल्यांकन की वैधता, मूल्यांकन की विशेषता, मूल्यांकन की व्यापकता, मूल्यांकन की सरलता। इस प्रकार से 4 प्रकार ऑप्शन देंगे, एक ऑप्शन गलत होगा। ये आपको 7 टॉपिक याद करने हैं, 7 पॉइंट याद करना है कि अच्छे मूल्यांकन की कौन कौन सी क्वालिटी होती है, कौन कौन सी कसौटियाँ होनी चाहिए। जब तक ये मूल्यांकन शर्तें पूरी नहीं करेगा तब तक आपका मूल्यांकन सार्थक नहीं है, अर्थात मूल्यांकन आपका क्या है, अच्छा नहीं है, मूल्यांकन कसौटियाँ पूरी नहीं हो रही। ये तो ठीक है सर, लेकिन बताओ इसका मतलब क्या होता है। तो देखो समझो, पहली होनी चाहिए मूल्यांकन की वैधता। कि सर हमारा मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए जो सर बच्चे का उद्देश्य हो, उस सर उद्देश्य को पूरा करे। किसको पूरा करे, बच्चे को उद्देश्य को पूरा करने वाला मूल्यांकन क्या कहलाएगा, वैध कहलाएगा। जैसे वैध क्या होता है, जैसे मैं कहता हूं कि आपको हरीश सर गणित पढ़ाएंगे क्लास के अंदर, लेकिन मैं क्लास में आया, मुझे गणित आते ही नहीं है, तो क्या मैं आपके लिए वैध हूं, क्या मैं आपके लिए वैध हूं, बिल्कुल वैध नहीं हूं। अर्थात जो आपका उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूरा करने वाले हो, उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, मूल्यांकन। जिस उद्देश्य के लिए मूल्यांकन बनाया गया, उस उद्देश्य की यदि वो पूर्ति करता हो तो उसे क्या कहेंगे, मूल्यांकन की वैधता। अर्थात उस उद्देश्य की पूर्ति करने वाले को क्या कहते हैं, मूल्यांकन की वैधता, अर्थात उद्देश्य की पूर्ति करना। ठीक है, फिर आपका दूसरा क्या आता है, मूल्यांकन की क्या आती है, विश्वसनीयता। क्या होती है, देखो बार बार अलग अलग समय के अंदर परीक्षण करते हैं। जैसे क्या हुआ कि मैंने आपको 10 में से 6, ऐसा आपका मूल्यांकन किया कि मैंने आपको 10 में से 6 दिए, लेकिन 6 महीने बाद मैंने वापस उसी मूल्यांकन किया, फिर भी आपके 10 में से 6 आ रहे। अर्थात अपन उस मूल्यांकन ऊपर क्या कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। जैसे क्या हुआ, अपन मार्केट में जाते हैं और अपन क्या करते हैं, 16 रुपये, कितने रुपए की, 16 रुपये की अमूल की छाछ लेके आते हैं ना। किसकी छाछ लेके आते हैं, अमूल की छाछ। लेकिन आप उस दुकान से लेके आए 16 रुपये में अमूल की छाछ, लेकिन आप दूसरी दुकान पे गए, वहाँ पे भी आपको 16 मिल रही है, क्या मिल रही है, अमूल की छाछ। तो आपको विश्वास है कि अमूल की चीज़, किसी भी दुकान पे जाओ, कहाँ पे भी जाओ, हमें विश्वास है कि अमूल की चीज़ कैसी मिलती, अच्छी मिलती है। अर्थात उसको बार बार किसी भी समय परीक्षण करे, लेकिन अंक समान रहे, उसके हमें विश्वास है क्या, कि एक दुकानदार 16 में दे रहा था, दूसरा भी 16 में देगा। अर्थात उस चीज़ की विश्वास हमें, अमूल पे हमें विश्वास है कि अमूल की छाछ अच्छी आती है और 16 रुपये में आती है।
अर्थात बार बार अलग अलग समय पर अलग अलग जगह परीक्षण करने पर भी उसके अंक समान रहे, उसे क्या कहते हैं? मूल्यांकन की विश्वसनीयता कहते हैं। फिर आपका तीसरा आता है क्या? मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता क्या मतलब होता है? कि उसका एक ही उत्तर हो। क्या हो? एक ही उत्तर हो, एक ही उत्तर हो। इसका कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने आपका कोई टेस्ट लिया, टेस्ट लेने के बाद मैंने आपकी कॉपी चेक की, आपके 20 में से 16 नंबर आए, लेकिन मेरे जाने के बाद कोई दूसरे गुरुजी आए, उन्होंने भी चेक की, उन्होंने भी आपको 20 में से 16 दिए। अर्थात ऐसा मूल्यांकन जिसको अलग अलग परीक्षक द्वारा जांचा जाने के बाद में भी उसका उत्तर एक रहे, वो उत्तर एक रहने के परिणाम स्वरूप उसके अंक में भी किसी प्रकार का असमान वितरण नहीं हो। बात समझ में आई? मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठता क्या होती है कि परीक्षक बदले जाने पर, अर्थात कह रहा हूं कि अलग अलग एग्जामिनर द्वारा कॉपी जांच करने के बाद, अलग अलग गुरुजी द्वारा कॉपी जांच करने के बाद हमारे नंबरों में किसी प्रकार का अंतर नहीं आता, उसका उत्तर एक ही रहे, उसे क्या कहते हैं? मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठता। फिर चौथी आती है क्या? मूल्यांकन की विभेदकारिता। विभेदकारिता मतलब ये होता है कि आप ऐसा मूल्यांकन बनाओ जो बच्चे के प्रत्येक मानसिक अर्थात पता करे कि बच्चा कौन सा मंद बुद्धि का है, कौन सा बच्चा औसत बुद्धि का है, या फिर हमारा कौन सा बच्चा प्रतिभाशाली बच्चा है। उन तीनों प्रकार के बच्चों के अंदर विभेद करे, अर्थात तीनों प्रकार के बच्चों के मानसिक स्तर के बीच में क्या करे? विभेद करे। ऐसे विभेद करने वाले को क्या कहते हैं? मूल्यांकन की विभेदकारिता। अर्थात ऐसा मूल्यांकन होना चाहिए जो बच्चों के मंद बुद्धि, औसत बुद्धि और प्रतिभाशाली तीनों प्रकार के बच्चों के मानसिक स्तर के बारे में विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं का पालन करते हुए उस मूल्यांकन को अच्छा बताए, उसे क्या कहते हैं? मूल्यांकन की विभेदकारिता। अर्थात बालकों के सभी स्तरों का पता करे कि बच्चों कौन सा इस बच्चे में मंद बुद्धि है, कौन सा बच्चा औसत बुद्धि का है, कौन सा बच्चा प्रतिभाशाली है। इस प्रकार के मूल्यांकन के अंदर दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न आपका आता है सरल प्रश्न, प्रश्न कहते हैं कौन सा प्रश्न? एक तो आता है सरल प्रश्न और एक आपका आता है कठिन प्रश्न। सरल प्रश्न से पता चलेगा कि किसके लिए आएगा? मंद बुद्धि के लिए, और कठिन किसके आएगा? प्रतिभाशाली बच्चे के लिए। इस प्रकार से ये कौन सा था? मूल्यांकन की विभेदकारिता। विभेदकारिता का मतलब होता है उस बच्चे की बच्चों को विभेद करने की क्षमता, अर्थात बच्चों के सारी प्रकार के स्तरों के अंदर, बच्चों का मानसिक स्तर, बच्चों का बोध स्तर, बच्चों का स्मृति स्तर, बच्चों का चिंतन स्तर, सारे प्रकार के स्तरों में क्या करे? विभेद करे और पता करे कौन सा बच्चा मंद बुद्धि का है, कौन सा औसत है, कौन सा प्रतिभाशाली। उसे कहते हैं बच्चे की विभेद या फिर मूल्यांकन की विभेदकारिता। फिर आपको क्या आता है कि मूल्यांकन की व्यवहारिकता। व्यवहारिकता क्या होता है? मूल्यांकन की व्यवहारिकता ऐसा मूल्यांकन जो बच्चों के परिस्थितियों के अनुरूप हो। ऐसा नहीं हो कि मैं क्लास 5 में पढ़ता हूँ और आप मूल्यांकन कैसा सांप के कर रहे हो, तो बच्चों के परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है। जैसे मेरा काम क्या है, जैसे मेरे को कोई बोले हरीश सर आपको क्या बनानी, आपको सर कृष्ण जी की मूर्ति बनानी, लेकिन मेरी परिस्थिति के अनुकूल नहीं है। मेरी परिस्थिति क्या है कि मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, मैं बच्चों को ज्ञान दे सकता हूँ, बच्चों को मोटिवेट कर सकता हूँ, लेकिन मेरे हाथ में कृष्ण जी की मूर्ति बनाने मेरे हाथ में नहीं है। अर्थात मेरे परिस्थितियों को अनुकूल नहीं है वो। या फिर मैंने कहा आप कक्षा 6 में पढ़ते हैं तो मैं आपको कक्षा 8 का टेस्ट करूँ, आपकी परिस्थितियों को अनुरूप ही नहीं है। अर्थात ऐसा मूल्यांकन होना चाहिए जो बच्चों के व्यवहार पर हो, अर्थात बच्चों की परिस्थितियों को अनुरूप हो। उसे क्या कहते हैं? मूल्यांकन की व्यवहारिकता। इसको मैं क्या बोलूँ? बच्चों की परिस्थितियों के अनुरूप, या मैं कहूँ परिस्थितियों के अनुरूप। ऐसा मूल्यांकन जो बच्चों के परिस्थितियों के अनुरूप हो। क्या हो? बच्चों के परिस्थितियों के अनुरूप हो, उसे क्या कहते हैं? मूल्यांकन की व्यवहारिकता। परिस्थितियों के अनुरूप हो, उसे कहते हैं मूल्यांकन की व्यवहारिकता। और एक होता है मूल्यांकन की सततता। ऐसा मूल्यांकन जो निरंतर रूप से क्या हो? वर्ष पर्यंत चलता रहे, उसे क्या कहते हैं? मूल्यांकन की सततता। बात समझ में आई? और लास्ट आपका आता है मूल्यांकन की व्यापकता। इस तरह का मूल्यांकन होना चाहिए जो बच्चों के सभी प्रकार के पक्षों, अर्थात बच्चों का शैक्षिक प्लस बच्चों का सहशैक्षिक है, बच्चों का शैक्षिक प्लस बच्चों का सहशैक्षिक प्लस बच्चों की औपचारिक प्लस बच्चों की अनौपचारिक प्लस बच्चों की संज्ञानात्मक प्लस बच्चों का भावात्मक प्लस बच्चों का क्रियात्मक, सभी पक्षों का विकास करने वाला मूल्यांकन होना चाहिए। उसे कहते हैं मूल्यांकन की व्यापकता। अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अब आप इसमें नहीं बोलोगे कि सर अच्छे मूल्यांकन की कौन कौन सी कसौटियाँ होती है, कौन कौन से गुण या फिर कौन कौन सी शर्तें होती है। मेरे हिसाब से तो आपको नहीं बोलना चाहिए, और इस तरह से आपको समझाया कि आपको याद होना चाहिए। वापस देख लो मूल्यांकन की कौन कौन सी अच्छे कौन कौन शर्तें हैं। 7 प्रकार की शर्तें हैं। पहले, ऐसा मूल्यांकन जो वेद हो, उस बच्चे की उद्देश्य क्या करती हो, उस बच्चे के उद्देश्य को क्या करती हो? पूर्ति करता है। उसे क्या कहते हैं? उसे अपन कहते हैं मूल्यांकन की वैधता। दूसरा आता है मूल्यांकन की विश्वसनीयता, कि सर जिसके लिए हमें बनाए उसका विश्वास होना चाहिए। तीसरा आता है वस्तुनिष्ठता, कि सर कितने भी परीक्षक, कितने भी एग्जामिनर, कौन अलग अलग गुरुजी कॉपी जांच कर, उसके नंबरों में कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे कहते हैं वस्तु की मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठता, या उसका उत्तर एक ही रहे। चौथा आता है सर मूल्यांकन विभेद करके सर प्रत्येक बच्चे के बुद्धि स्तर में क्या करे? पता करे। पांचवा आता है सर मूल्यांकन की व्यवहारिकता, अच्छा बच्चों के परिस्थितियों को अनुकूल होना चाहिए।
छठा आता है सर हमारा मूल्यांकन तो सतत रूप से चलना चाहिए। और सातवां आता है सर बच्चों का शैक्षिक प्लस सशैक्षिक अर्थात बच्चों की औपचारिक प्लस अनौपचारिक अर्थात बच्चों का संज्ञानात्मक भावात्मक क्रियात्मक तीनों रूपों का सम्मिलित रूप से मूल्यांकन करने वाला हमारा सर मूल्यांकन होना चाहिए। इस तरह से आपको क्या होता है, अच्छे मूल्यांकन की क्या होती है, आपकी शर्तें होती है। मेरे हिसाब से अब तो आप इसमें नहीं बोलोगे कि सर कौन कौन सी मूल्यांकन की विशेषताएं होती है या फिर किस प्रकार की सर मूल्यांकन की विशेषताएं नहीं होती है। मेरे हिसाब से तब आप नहीं बोलोगे। ठीक है, तो 7 प्रकार के आपकी अच्छे मूल्यांकन की क्या होती है, विशेषताएं होती है। ठीक है, समझ में आया? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट? थोड़ा साइड हो जाऊँ, देखो फिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, चिंता मत करो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका। और नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है, और मूल्यांकन का सबसे एंडिंग टॉपिक आता है कि मूल्यांकन प्रविधियों का वर्गीकरण कैसे होता है। कि सर हमारे जो मूल्यांकन की प्रविधियाँ होती है, मूल्यांकन की प्रविधियों का वर्गीकरण मैं फिर कह रहा हूँ, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे और ऐसा चैप्टर करा के जाऊँगा मैं आपको यूट्यूब पे, एक क्वेश्चन भी यहाँ से बाहर नहीं आएगा, ये मैं वादा करता हूँ। ठीक है, और ऐसा पढ़ा के जाऊँगा, आप कोई भी पुस्तक पढ़ना आपको ऐसा इतना किसी भी पुस्तक में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मिलेगा सिर्फ हरीश सर की क्लास के अंदर। जितना हो सके इस क्लास को शेयर करना, लाइक करना और मुझे बताना आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो मैं आपको ज़्यादा समय खराब नहीं करूंगा, अपन चलते हैं अपने टॉपिक ऊपर। टॉपिक का नाम है कि मूल्यांकन की प्रविधियों का वर्गीकरण कौन कौन सा होता है। लेकिन कल किसी ने कमेंट किया था, मैसेज भी आया था कि सर आपका ऐप, तो मैं फिर बताता हूँ, हमारा ऐप है जिसका ऐप का नाम है ऑनलाइन सारथी करके। और उस ऑनलाइन सारथी मोबाइल ऐप के ऊपर आपको मेरी BSTC या फिर BSTC आपके ऐप की सारी क्लासें मिल जाएगी। और उस क्लास के अंदर, मेरी क्लास के अंदर आपको मैप भी मिलेगा, साथ साथ में मैप के साथ आपको विभिन्न प्रकार की PDF मिलेगी और मेरे खुद के हाथ के लिखे आपको नोट्स मिलेंगे। नोट्स के साथ आपको प्रीवियस क्वेश्चन मिलेंगे और उन क्वेश्चन पेपरों को आपको ऐप के अंदर लाइव सॉल्यूशन दिखाया जाएगा। ठीक है, ये ऐप का नाम है, किसी ने पूछा तो मैंने बता दिया। ठीक है, अब आपका अगला टॉपिक आता है क्या, मूल्यांकन की प्रविधियों का वर्गीकरण। देखो कैसे कैसे होता है। देखो मूल्यांकन आपको मैंने पहले बताया था कि सर मूल्यांकन 2 प्रकार का होता है। किस तरह से करते हैं सर मूल्यांकन? एक तो सर हमारा मूल्यांकन करते हैं मात्रात्मक तरीके से। कैसे करते हैं? मात्रात्मक तरीके से, या मैं कहता हूँ परिमाणात्मक तरीके से। कौन से करते हैं? परिमाणात्मक तरीके से। या फिर इसी को अपना तीसरा नाम बोलते हैं अमानकीकृत परीक्षण। ठीक है, और दूसरा आपका क्या होता है, गुणात्मक परीक्षण। क्या होता है? गुणात्मक परीक्षण। ठीक है, इस तरह से आपका मूल्यांकन 2 प्रकार से कैसा होता है। तो मात्रात्मक होता है, इसको बोलते हैं परिमाणात्मक या अमानकीकृत, इसको बोलते हैं गुणात्मक या फिर मानकीकृत। ठीक है सर। अब आप वापस बताओ मेरे को, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ कि सर मात्रात्मक सर हम 3 तरीके से कर सकते हैं बच्चों के साथ। किस तरह से कर सकते हैं? 3 तरीके से। पहला कौन सा कि सर हम बच्चे की मौखिक परीक्षा ले सकते हैं। ठीक है सर, हमने मौखिक परीक्षा ले ली। एक सर हम बच्चे का लिखित परीक्षा ले सकते हैं। भाई मात्रात्मक मतलब क्या, बच्चों को नंबर देना 10 में से 9 8 अपन बच्चे को किस तरह से दे सकते हैं। एक सर मैंने बच्चों को मौखिक सवाल पूछ लिए, एक सर मैंने लिखित पूछ लिए, एक सर मैं बच्चों को प्रायोगिक परीक्षा ले सकता हूँ। मैंने सर प्रैक्टिकल करवा दिया, जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर कौन सी परीक्षा ले ली सर? मैंने प्रायोगिक परीक्षा ले ली। ठीक है सर। अब सर बात आई सर लिखित परीक्षा सर मैं 4 प्रकार से ले सकता हूँ। कितने प्रकार से ले सकता हूँ? 4। कौन कौन सी? एक सर बच्चों को मैं अति लघुरात्मक प्रश्न पूछ, छोटे छोटे 1-1 नंबर के सर प्रश्न पूछूंगा मैं। कौन से? अति लघुरात्मक प्रश्न। ठीक है सर। एक सर मैं बच्चों को 2-2 नंबर के पूछूंगा, जैसे बोलते हैं लघुरात्मक प्रश्न। ठीक है सर, मैंने पूछ लिया। एक सर मैं बच्चों को निम्नात्मक प्रश्न पूछूंगा, सर मैंने पूरा 10 नंबर का सर निम्न डाल दिया, बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया कि इसको 100 वर्ड के अंदर लिखे आओ, जो आप MMA करते हो ना, MA BA क्लास के अंदर, उसे क्या बोलता है? निम्नात्मक प्रश्न। और सर एक मैंने बच्चों को पूछ लिया सर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कौन से पूछ लिए? वस्तुनिष्ठ, अर्थात अबशब्द वाले। कौन से? अबशब्द वाले। और मैंने क्या बोला था, मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठता सबसे क्या होती है, अच्छे मूल्यांकन का गुण होता है। तो सर सबसे, अब कई बार क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के लिए मूल्यांकन का सबसे अच्छी कसौटी है। तो कौन सा प्रश्न है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। क्यों है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ऑप्शन आता है, ऑप्शन के अंदर बच्चे को या तो बच्चे का नंबर कटेगा या फिर पूरा में से पूरा, या तो आप अब शब्द गलत हो गया सही, उसमें नंबर क्या कटे? उसमें मूल्यांकन की व्यवहारिकता में और मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठता में भरोसा रहता है। लेकिन मैंने आपको क्या डाल दिया? निम्नात्मक प्रश्न डाल दिया। उसी गुरुजी ने किसी बच्चे को 10 में से 6 नंबर दिया, किसी को 10 में से 5 नंबर दिए, उसमें अपन उसको अच्छा मूल्यांकन नहीं मान सकते। अतः क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित चारों में से किस प्रकार का मूल्यांकन है जो सबसे अच्छा है? तो कौन सा है? वस्तुनिष्ठ है। ठीक है, बात समझ में आई? अब सर वस्तुनिष्ठ भी कितने प्रकार का होता है? देखो बहुत प्रकार का होता है। देखो इसमें अपन क्या क्या कर सकते हैं सर? वो देखो अपने बच्चों से क्या क्या करवा सकते हैं।
एक सर हम बच्चों से सर अपने उसको दिमाग के आधार पर बता प्रत्याभिज्ञान कर सकते हैं, तो बच्चों को सर सॉरी प्रत्यास्मरण, एक सर जो बच्चों को याद है, जो बच्चों को प्रत्यास्मरण है वहां से सर हमने क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। एक सर हमने बच्चों से क्या करवा ली सर, हमने सर रिक्त स्थान पूर्ति करवा ली, रिक्त स्थान पूर्ति करवा ली, ठीक है। एक सर हमने बच्चों से सत्य असत्य प्रश्न पूछ लिए, क्या पूछ लिए, सत्य असत्य वाले प्रश्न पूछ लिए। एक सर हमने बच्चों से मिलान वाले प्रश्न पूछ लिया कि मिलान करो या फिर क्या करो, सम्मिलित करो, ठीक है। एक सर हमने बच्चों से प्रत्याभिज्ञान क्वेश्चन पूछ लिए, प्रत्याभिज्ञान मतलब उसकी स्मृति पर आधारित, अर्थात उसको किस प्रकार का ज्ञान है, या फिर उसको सीधा क्लास में खड़ा होकर पूछ लिया फटाफट बता आंसर क्या है, इस प्रकार से क्या कर लिया। और एक सर हमने बच्चों को क्या पूछ लिया सर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा, अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न पूछ लिए। कौन से पूछ लिए, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछ लिए। इस तरह से आप बच्चों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछो। कौन कौन से, एक तो कौन सा बच्चों सर प्रत्यास्मरण, बच्चों को क्या क्या याद है, फिर सर बच्चों को हम क्या खालजी का पूछ, रिक्त स्थान पूर्ति पूछ ली, फिर सर बच्चों ने असत्य सत्य पूछ लिए, मिलान वाले पूछ लिए, बच्चों को स्मृति पर आधारित बच्चों को एकदम खड़ा करके पूछ लिया हाथों हाथ क्लास के अंदर, ये सर बच्चों को बहुविकल्पीय अबसद वाले क्वेश्चन पूछ लिए। इस प्रकार से बच्चों को कौन सी वस्तुनिष्ठ विधि के प्रकार होते हैं, ये आपका होता है मूल्यांकन का मात्रात्मक परीक्षण। कई बार क्वेश्चन आया मूल्यांकन के मात्रात्मक और गुणात्मक परीक्षण में से सबसे अच्छा कौन सा है, तो कौन सा गुणात्मक परीक्षण है। लेकिन फिर क्वेश्चन पूछता है कि मात्रात्मक परीक्षण के 4 प्रकार के प्रश्न, निम्नात्मक, अति लघुरात्मक, लघुरात्मक, वस्तुनिष्ठ में से कौन सा प्रकार अच्छा है, तो कौन सा फिर पूछता है वस्तुनिष्ठ में कौन कौन से शामिल है, कौन कौन से शामिल है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण में कौन कौन से आपके शामिल है, प्रत्यास्मरण शामिल है, रिक्त स्थान पूर्ति शामिल है, सत्य असत्य शामिल है, मिलान वाले शामिल है, प्रत्याभिज्ञान शामिल है और बहुविकल्पीय शामिल है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार नहीं है, ये क्वेश्चन आएगा सत्य असत्य, मिलान वाला, बहुविकल्पीय, फिर पूछ लेंगे रेटिंग स्केल, तो कौन सा शामिल नहीं, रेटिंग स्केल है। फिर आता है कि सर हम गुणात्मक परीक्षण में सर कौन कौन सा पूछते हैं। फिर क्या आता है कि सर हम गुणात्मक में किस किस पूछते हैं, देखो गुणात्मक क्या क्या करेंगे हम। एक सर हमने गुणात्मक के अंदर से समाज विधि प्रयोग का, समाज मिति प्रयोग का कर लिया, समाज मिति विधि का प्रयोग कर लिया, ठीक है। एक सर हमने प्रश्नावली विधि का प्रयोग कर लिया, ठीक है सर। एक सर हमने बच्चों का अभिवर्ती मापन कर लिया, ठीक है। एक सर हमने बच्चों का रेटिंग स्केल कर लिया, ठीक है सर, बात समझ में आ गई, रेटिंग स्केल, ठीक है। एक सर हमने बच्चों को क्या कर लिया, हम बच्चों को सर केस स्टडी कर ली, ठीक है, केस स्टडी कर ली। इस तरह से बच्चों को क्या होता है, गुणात्मक होता है। या फिर मैं कहूँ सर मैंने बच्चों का इंटरव्यू ले लिया, क्या ले लिया, साक्षात्कार ले लिया, साक्षात्कार। या फिर मैंने बच्चों को सर क्रम निर्धारण कर लिया। इस तरह से यह आपके बच्चों के मूल्यांकन की विधियों का परिगणन, एक तो कौन सा मात्रात्मक या फिर मैं कहूँ परिणात्मक, मात्रात्मक या फिर परिणात्मक या अमानकीकृत, और एक आपका होता है गुणात्मक या गुणात्मक। और देखो मानकीकृत का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति खुद द्वारा किया जाता है, व्यक्ति खुद द्वारा परीक्षण के उसे क्या कहते हैं, मानकीकृत, अर्थात उन मानकों को मानते हैं, अर्थात उन मानकों का प्रचलित विधियों के अनुसार लोगों का मत है कि ये आपका परीक्षण सही, उसे क्या बोलते हैं, मानकीकृत। अमानकी मतलब कोई लोग मानता नहीं कि ठीक है पुराने समय चल रहे तो मान दो, ठीक है। अब सर ये तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है कई बार। क्वेश्चन कैसे आता है देखो, इसमें से मैं आपको क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन आप उसको ना समझना क्वेश्चन किस तरह से आता है। इसमें से क्वेश्चन आता है कि मूल्यांकन की मात्रात्मक परीक्षण के अंदर कितने प्रकार का, 3 प्रकार, कौन सा, मौखिक, लिखित और प्रायोगिक। फिर क्वेश्चन आता है कि मूल्यांकन की लिखित परीक्षा प्रणाली के अंदर कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं, 4 प्रकार से, वस्तुनिष्ठ, अति लघुरात्मक, लघुरात्मक और निम्नात्मक। फिर क्वेश्चन आता है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण के अंदर निम्नलिखित में से कौन सी विधि शामिल है या कौन से प्रश्न शामिल है, तो कौन कौन से शामिल है, एक तो प्रत्यास्मरण शामिल है, रिक्त स्थान शामिल है, सत्य असत्य शामिल है, मिलान वाले शामिल है, प्रत्याभिज्ञान शामिल है और बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल है। फिर आता है कि क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछता है निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली के अंदर कौन सा प्रश्न शामिल नहीं है, 3 इसमें से दे देगा, 1 वहां से दे देगा। अब ये कौन कौन से, कई बार क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से मूल्यांकन की गुणात्मक या मानकीकृत परीक्षा प्रणाली के अंदर कौन सा सम्मिलित है या कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो देखो सम्मिलित क्या क्या है, समाज मिति विधि है, प्रश्नावली है, अभिवर्ती मापन है, रेटिंग स्केल है, बच्चे की केस स्टडी है, बच्चे का इंटरव्यू है या फिर साक्षात्कार या बच्चे के क्रम निर्धारण है। इस प्रकार से बच्चों को क्या कर सकते हैं ये आपके, या फिर एक मैं कहूँ बच्चों का आप अवलोकन कर सकते हैं, किसी प्रकार का क्या कर सकते हैं, अवलोकन। और एक आपका आती है बच्चों की आप जांच सूची कर लो, क्या करो, जांच सूची, बच्चों का समय समय पर आप बच्चों क्या करो, जांच करो, या फिर इस तरह से ये आपका बच्चा का गुणात्मक या फिर मानकीकृत परीक्षण है, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा, मैं कह रहा हूँ। इसमें से क्वेश्चन क्या बनेंगे, तो कितने प्रकार का होता है, 3 में से लिखित कितने प्रकार का, 4,
4 में से वस्तुनिष्ठ में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है, कौन कौन सी नहीं, इस पर क्वेश्चन आएगा। फिर आएगा गुणात्मक में, ये कैसे निम्नलिखित में से कौन सी गुणात्मक मूल्यांकन प्रविधि या मूल्यांकन परीक्षा प्रणाली में शामिल नहीं है। इसमें से 3 ऑप्शन इसमें से डाल देगा, 1 ऑप्शन इसमें से डाल देगा। इसको अच्छे से रट लेना, डिफरेंस पता कर लेना है कौन कौन सा। देखो मात्रात्मक का मतलब होता है किसी 10 में से 9 नंबर देना। ये ऐसे क्वेश्चन है, इसको आप 10 में से 9 नंबर दोगे या 8 करोगे और तो आप क्या करोगे। लेकिन गुणात्मक में क्या होता है, आप बच्चों को नंबर नहीं दोगे बल्कि ये बताओगे समाज मिति, बच्चे के समाज के बारे में क्या गुण है। प्रश्नावली में करो, बच्चा बंद प्रश्नावली में कैसे करता है, खुली में कैसे करता है। फिर अभिवर्ती, बच्चे की मानसिक योग्यता कैसे, बच्चे सोचने की क्षमता कैसी है, बच्चे देखने का कैसा है नजरिया। फिर आता है रेटिंग स्केल, बच्चे को आप 10 में से कितने स्टार दे रहे हो, कि बच्चा सुंदर है या कहते हैं ना अच्छा, बहुत अच्छा, अति सुंदर, ऐसा कहते हैं ना, बेटर, मोर बेटर, इस तरह से। फिर आता है आप केस स्टडी, बच्चे को व्यक्तिगत कारणों को जानो। फिर आता है साक्षात्कार, बच्चे का इंटरव्यू लो। फिर आता है कर्म निर्धारण, बच्चों को कर्म निर्धारण करो कि बच्चा किस तरह से किसी चीज़ में ऊपर है, किस पे नीचे से आ रहा है, किस में 20 इस तरह से मीडियम इस तरह है। फिर अवलोकन, आप बच्चे को अवलोकन करो, बच्चा चलने में कैसा है, बच्चा व्यवहार में कैसा है, बच्चे बोलने में कैसा है, बच्चा हंसने में कैसा है। फिर आता है जांच सूची, बच्चे की समय समय पर विभिन्न प्रकार के जांच करो। इस तरह से ये आपके मूल्यांकन का कौन सा परीक्षण है, गुणात्मक परीक्षण है। ठीक है, आज ही ये सब हमने पढ़ा था कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या क्या होता है। वापस देखो एक बार फटाफट क्या क्या होता है। देखो अपने सबसे पहले पढ़ा था कि मूल्यांकन किसे कहते हैं। सतत का निरंतर रूप से, व्यापक मतलब बहुत बड़ा दायरा जो व्यवहार के सभी पक्षों का पालन करे। मूल्यांकन मतलब उसको क्या करता है, अंकित करता हो। फिर हमने पढ़ा कि हमारे मूल्यांकन की कैसे कैसे उत्पत्ति हुई, एनईपी में बात की गई। फिर डाइट आई, डाइट ने एनशिप 2005 आया। फिर सीबीएसई ने लागू किया, सीबीएसई पुनः राजस्थान सरकार ने किया। फिर एसआईक्यू आया जिसमें 3 घटक शामिल किए। कौन कौन से आपके, एक तो सीसी, एबीएल, सीसीपी। फिर बाद अपने मूल्यांकन 3 प्रकार से होता है, शुरू में होता है, बीच में होता है, अंत में होता है। और उसके उपरांत अपने क्या पढ़ा था, मूल्यांकन का परीक्षण 2 प्रकार। तो कौन सा, निदान, बच्चों कारणों को पता करना। फिर होता है उपचार, कारणों का निदान करना। फिर आता है हमारे मूल्यांकन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। फिर हमने पढ़ा मूल्यांकन का महत्व क्या क्या है। फिर पढ़ा अच्छे मूल्यांकन की कौन कौन सी कसौटियाँ, कौन सी विविधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विभेदकारिता, व्यवहारिकता, सततता और व्यापकता। फिर अपने पढ़ा था कि मूल्यांकन की प्रविधियों को किस किस तरह से वर्गीकरण करना चाहिए। तो कौन सा, तो मात्रात्मक रूप से और एक गुणात्मक रूप से। इस तरह से यह आपका मूल्यांकन चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है। इस तरह से आपका मूल्यांकन चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है। और इसी के साथ मैं आपको कह रहा हूं कि आपका मूल्यांकन चैप्टर जो आपका टॉपिक नंबर 4 है, खत्म हो चुका है। अगले टॉपिक आपका जो 5वां टॉपिक आपका क्या, संप्रेषण कौशल, उसमें अपन बात करेंगे कि आपका संप्रेषण कौशल क्या होता है। शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य संप्रेषण कौशल क्या होता है, संप्रेषण कौशल कौन कौन सी विशेषताएं होती है, या फिर संप्रेषण कौशल करने के अंदर बच्चों को कौन कौन सी बाधाएं आती है, कौन कौन सी कठिनाई आती है। ठीक है, इस तरह से आपका टॉपिक नंबर 4 कौन सा होता है, मूल्यांकन खत्म होता है। पहला अपना कौन था, शिक्षण अधिगम। दूसरा आता है कौन सा, क्या होता है, लीडरशिप क्वालिटी। तीसरा आपका आता है क्रिएटिविटी। चौथा आपका कौन सा है, सीसी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इस तरह से आपके 4 टॉपिक आपके क्या होते हैं, 7 में से 4 टॉपिक आपके पूरे होते हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरह से पढ़ना। लेकिन इसमें देखो एमसीक्यूज आपको क्या करेंगे, एमसीक्यू जैसे ही आपकी थ्योरी वाली दिन क्या क्लास आपकी बहुत हो जाती है, मतलब लंबी चली जाती है। जैसे ही आपकी क्लास खत्म होगी थ्योरी वाली, फिर अपन प्रत्येक चैप्टर के एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, इसके अच्छे से नोट्स बनाना, अच्छे से पढ़ना। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं दावे से कह रहा हूँ, अपन एक भी टॉपिक में एक भी चीज़ नहीं छोड़ रहे, अच्छे से कर रहे हैं और क्वेश्चन 100% आएंगे। कुछ क्वेश्चन सीधे फैक्ट पे आएंगे, कुछ क्या आएंगे आपके अप्लाइड ज्ञान पे। फैक्ट पे जैसे क्या, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुनिष्ठ प्रणाली है, कौन सी नहीं है, कौन सी गुणात्मक है, कौन सी नहीं, इसको अच्छे से रटा मार लेना, याद कर लेना, समझ लेना। परिणाम मतलब नंबर देगा। गुणात्मक मतलब शैक्षिक प्लस शैक्षिक पक्षों के व्यवहार के सभी का पालन करेगा, उसे कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, ये कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी, ताकि मेरे को आपसे मोटिवेशन मिलते रहे। बाकी मेरे लिए आपका मोटिवेशन आपका कमेंट ही है और आपका लाइक और शेयर ही है। ठीक है, मैं आपसे दुआ करता हूँ या आपके लिए दुआ करता हूँ कि आपका जल्द से जल्द बीएसटीसी में सिलेक्शन हो। और अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सोल्व करते रहिए। मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक अच्छे से रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।